गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप वॉइस वीडियो और स्क्रीन क्लियर होगा। तो ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार कंफर्म कर लें चैट बॉक्स के अंदर। वॉइस क्लियर है, एक बार कंफर्म करिएगा। ओके फाइन, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माई सेल्फ सीए में भरत प्रजापति। थोड़ा इंट्रोडक्शन में पहले दे देता हूँ आपको मेरे बारे में। सो विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर इनडायरेक्ट टैक्सेस एज वेल एज डायरेक्ट टैक्सेस इन ग्रुप 1। सो आज से हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टैक्सेशन। और इनिशियली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले बैच ज्वाइन किया होगा, उनके लिए थोड़ा क्या होगा, रिवीजन जैसा होगा, बट लेवल थोड़ा एक लेवल क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। ठीक है। सो जैसा आप सब लोगों को पता होगा, जो बैच है ये वो कौन से ग्रुप का बैच है, इंटरमीडिएट का कौन सा वाला ग्रुप, ग्रुप 2। ओके, तो ग्रुप 2 के अंदर जो पेपर नंबर 11 जिसका नाम है क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज। डायरेक्ट टैक्स आता है वो ग्रुप 1 में आता है, दैट इज पेपर नंबर 7। सो सबसे पहले अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेशन की, तो उसके अंदर आपको 2 लॉ पढ़ने हैं। ठीक है, काफी इजी लॉ एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेशन। पहला वाला जो आपको लॉ पढ़ना है वो कौन सा है, जीएसटी। एंड दूसरा वाला जो है वो है कौन सा पढ़ना है आपको, कस्टम्स। अभी जितनी अच्छी क्लैरिटी के साथ आप पढ़ोगे, यस, जितनी अच्छी क्लैरिटी के साथ आप पढ़ोगे, ठीक है, उतना ही आपके लिए क्या होगा, एडवांटेज होगा। क्योंकि फाइनल के अंदर उतना ही आपको क्या होगा, कम प्रॉब्लम होगा। अगर ऐसा ही है कि ऊपर ऊपर से देख लिया है, थोड़ा बहुत आता है थोड़ा बहुत नहीं आता, तो फिर फाइनल में जाके क्या होगी, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो वो मैं बता दूंगा कि किस किस चीजों का आपको खास ध्यान रखना है, चाहे वो डीटी हो या आईडीटी। ओके, ऐसे तो इन्होंने इस बार जो दिसंबर 21 का अटेम्प्ट जो गया, कुछ दिनों पहले ही एग्जाम खत्म हुआ, यस, उसमें उन्होंने थोड़ा पैटर्न क्या किया है, चेंज किया। पैटर्न इन टर्म्स ऑफ वेटेज उन्होंने क्या किया है, थोड़ा बहुत चेंज किया है। मतलब कस्टम्स जो उन्होंने सेक्शन में दिया हुआ है, कस्टम्स है कितने मार्क्स का, तो आपका जो कस्टम्स है वो कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। एंड जीएसटी जो है वो कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का। बट इस बार जो दिसंबर 21 के अंदर जो एग्जाम हुई, उसके अंदर उन्होंने कस्टम्स काफी कम पूछा है, ऐसा मैंने सुनने में आया। हाउएवर हमारे पास तो पेपर अवेलेबल नहीं है। अगर हमारे पास अवेलेबल होता तो हम देख के बता सकते कि इन्होंने सही में क्या किया। वो तो जो स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि सर ऐसा ऐसा था, उसके अजम्पशन के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कस्टम्स उन्होंने इस बार कुछ खास ज्यादा पूछा नहीं था। उन्होंने क्या ज्यादा पूछा था, जीएसटी। सो ऐसा नहीं है कि हम हिस्टोरिकल वेटेज को बिल्कुल इग्नोर करेंगे और जो नई पैटर्न उन्होंने इन टर्म्स ऑफ मार्क्स उन्होंने जो डेवलप किए उसी को हम कंसिडर करेंगे। हम दोनों को मिक्स करके देखेंगे, हिस्टोरिकल वेटेज भी देखना है एज वेल एज जो करंट अटेम्प्ट गया उसको ध्यान में रखते हुए भी हमें सारा कंटेंट कवर करना है। सो वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद कंटेंट। कंटेंट मतलब जो चीजें हैं सिलेबस में वो तो हमें पढ़नी ही है, बट हमें ये देखना है कि किस चीज को कितना इंपॉर्टेंस आपको देना है। ओके, सो ये तो मैंने आपको बता दिया पेपर का नाम, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन को अपने भूल जाते हैं, आपने सिर्फ बात करते हैं टैक्स की। तो आप सब लोगों को बताना है क्या लगता है टैक्स मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स। सर एक ऐसी चीज जो कोई पसंद नहीं करता, जो हर कोई अवॉइड करना चाहता है, हर कोई चोरी करना चाहता है। सर अगर सीए में बन के टैक्स की चोरी नहीं की ना तो कच्चा खिलाड़ी है। क्योंकि सीए में करते किसके लिए, टैक्स की चोरी के लिए करते हैं, टैक्स को अवॉइड करने के लिए करते हैं। मान लो कोई क्लाइंट आपके पास आया, आप सब लोग मान लो सीए में बन चुके हो, मान लो मतलब बन चुके हो ऐसा मान लो, तो आप सब लोगों का सीए में कंप्लीट हो चुका है, कोई क्लाइंट आपके पास आया और आपको बोला कि सर ये मैटर है आप देख लो, बोले सर आपको टैक्स भरना पड़ेगा।
क्लाइंट बोलेगा वो तो मुझे भी पता है टैक्स भरना पड़ेगा, मैं तेरे पास किसके लिए आया हूँ, टैक्स ना भरना पड़े इसलिए तो मैं तेरे पास आया। तो कुछ ऐसा बताओ जो कुछ हटके हो और हमें टैक्स का पेमेंट ना करना पड़े। तो वो तो बात की बात है, वो ऑन पेपर तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से लेक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, अंडर टेबल। बताओ क्या लगता है आपको, पहले तो एकेडमिक्स की बात कर लेते हैं। टैक्स का क्या मतलब होता है, टैक्स का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, बताओ। टैक्स नहीं होता तो क्या होता, किसी भी गवर्नमेंट के लिए टैक्स का इंपॉर्टेंस क्यों इतना ज्यादा होता है, वो उसकी रेवेन्यू, वेरी गुड, और क्या, ओके, मतलब उनकी इनकम हमारी जेब खाली करेगा। कोई पॉलिटिकल, ओके, ऐसा हो सकता है, बोलो कोई पॉलिटिकल आंसर आपके पास। बोले सर देश का विकास करना है तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए, देश का विकास कैसे होगा, पैसा तो चाहिए ना, बोलो और क्या आंसर, देश को चलाने के लिए, ठीक है, और बढ़िया आंसर, ऑनलाइन वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, और क्या लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, घर से निकले होंगे तो जिस रोड पे आप बाइक या तो जो भी फोर व्हीलर आप लेके आते हो, ठीक है ना, तो उसके लिए भी तो क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, एजुकेशन के लिए देना पड़ेगा, मेडिकल के लिए देना पड़ेगा, हेल्थ केयर, पेंडेमिक अभी भी चल ही रहा है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, ठीक है ना, वो ऊपर होता है तब शेयर मार्केट नीचे जाता है, ठीक है ना, होता है ना, ऊपर नीचे होता रहता है। तो अभी इतना बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा तो उसके लिए भी तो क्या चाहिए, पैसे तो चाहिए, समझ में आ गया, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, टैक्सेस लगाएंगे, किसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो सर जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगाओ। ऐसा होता है नहीं, तो सर जो लोग गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर टैक्स लगाओ। तो अभी आपने जैसा बताया कि गवर्नमेंट का इनकम है या गवर्नमेंट का रेवेन्यू, आप बता सकते हो कि कितना परसेंटेज गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, टैक्स में से गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू आता है, कितना परसेंट रेवेन्यू आता है, 35 के आसपास आता है, मतलब मान लो 100 रुपए सरकार की जेब में आते हैं तो वो 35 रुपए कहाँ से आते हैं, टैक्स के अंदर से आते हैं, बाकी का 65 रुपीज जो है वो अदर एरियाज में से आता है, जैसे लाइसेंसिंग वगैरह होते हैं ना, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग वगैरह भी देती है, जैसे ये टेलीकॉम कंपनीज हो गई, जैसे वोडाफोन ले लो, आइडिया ले लो, एयरटेल ले लो, तो उन लोगों को लाइसेंस पे करना, मतलब लाइसेंस फीस पे करनी होती है और काफी हैवी फीस होती है, अलग अलग एरियाज के अंदर आपको फीस पे करना होता है, वहां से भी उनकी रेवेन्यूज आती है। बट स्पेसिफिकली जो आपके सिलेबस में है, पहला कौन सा है, डीटी, और दूसरा कौन सा है, आईडीटी, ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम मिला के देखें तो 35% रेवेन्यू जाता है गवर्नमेंट के पास। सो टैक्सेस अगर हम कंक्लूड करें तो गवर्नमेंट किस पर्पस के लिए चार्ज करती है, तो फॉर द पर्पस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, मेडिकल, एजुकेशन एंड सो मेनी एरियाज, ओके, उसके लिए टैक्सेस हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। विदाउट टैक्सेस कंट्री को सर्वाइव कर पाना डिफिकल्ट होता है, और दूसरा क्या होता है, अगर आप टैक्स नहीं भी लगाओगे तो वो एक पैरिटी नहीं रहेगी सबके बीच में, एक समानता नहीं रहेगी, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसके पास क्या होगा, ज्यादा ही पैसा रहेगा, जिसके पास नहीं है उसके पास पैसा कम ही रह पाएगा। उनके डेवलपमेंट के लिए हम पैसा कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये 35% कलेक्ट करके हमें एम्प्लॉयमेंट स्कीम में भी तो लगाना होता है, जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है, हम अर्बन एरियाज में रहते हैं इसलिए हमें इतना नहीं पता होता, लेकिन नॉर्मली रूरल एरियाज में इस तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, समझ रहे हो, तो एन नंबर ऑफ चीजें हैं। अभी हम आते हैं टॉपिक पे। सो टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पहला कौन सा टैक्स होगा, डायरेक्ट, और दूसरा कौन सा होगा, डायरेक्ट। तो जब भी स्टूडेंट से पूछते हैं बोले क्या डिफरेंस, बोले जब वो डायरेक्ट होता है वो डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट नहीं होता है, तो डायरेक्ट मतलब जो इनडायरेक्ट नहीं होता है, वो बीकॉम वाला डिफरेंस होता है ना, सेम 3 या सेम 4 की एग्जाम में हम लिख के आते हैं, बोले डायरेक्ट मतलब बताओ, बोले जो इनडायरेक्ट नहीं है, तो चलो इनडायरेक्ट बताओ, बोले जो डायरेक्ट नहीं है, बताया तो सही, समझ में आ गया ना, दोनों में एक चीज कॉमन है, टैक्स, वो भी लिख सकते हो आप। ये एक ही डिफरेंस है, क्या लगता है आपको क्या डिफरेंस होगा।
क्या डिफरेंस होगा? यस देखो, अगर हम बात करें डिफरेंस की, सीएमए का क्लास आ जाइए, इधर आगे जगह है, इधर बैठ जाइए, तू पीछे चला जा थोड़ा। ठीक है, जैसा कि हम बात कर रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस की। सो डायरेक्ट टैक्सेस मतलब इंडिया के अंदर डायरेक्ट टैक्स कौन से नेचर का है? एक है कौन सा वाला? इनकम टैक्स। मतलब अगर आपके पास इनकम होगा एक लेवल से ज्यादा होगा तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? इनकम टैक्स पे करना है। एक लेवल से ज्यादा, ऐसा नहीं कि जेब में 100 रुपए देना है तो 50 रुपए आपको सरकार को देना है, ऐसा नहीं होता। एक लेवल से ज्यादा होगा तो आपको इनकम टैक्स पे करना है। मतलब इनकम टैक्स में एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास क्या होना चाहिए? इनकम, तो जाके तो आप इनकम टैक्स पे करोगे। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब वो किसके ऊपर लगता, किसके ऊपर है? तो इनकम टैक्स तो जैसा मैंने बताया कि किसके ऊपर लगता है, इनकम के ऊपर लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्स होगा वो इनकम पे नहीं लगता, वो किसके ऊपर होता है? किसके ऊपर लगेगा? गुड्स, या फिर किस पे लगेगा? सर्विसेज, या तो फिर किसी एक्टिविटी पे लगेगा। जैसे आप क्या करते हो, इंपोर्ट या फिर क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो उस पे लग सकता है। तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज की बात करो तो क्या लगेगा? जीएसटी। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप करोगे तो क्या लगेगा? कस्टम्स लगेगा। सो इनडायरेक्ट टैक्स ये नहीं देखता है कि कौन पर्सन है, वो ये देखता है कि गुड्स सप्लाई हुआ, मतलब गुड्स आपने बेचा तो आपको जीएसटी पे करना है। So the technically the difference, key difference between the direct and indirect taxes, direct tax है ना वो पर्सन की कैपेबिलिटी देखता है टू पे टैक्स। हाउएवर इनडायरेक्ट टैक्सेस ये नहीं देखता है कि सामने वाले की कितनी कैपेसिटी है टू बेयर द टैक्स। जैसे इनकम टैक्स में क्या होगा, आपके पास होगा तो दोगे ना, बट इनडायरेक्ट टैक्स में रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो तो क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा। अभी वो जो रेस्टोरेंट का ओनर है वो ये देख के लगाएगा कि ये मतलब बेयर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, हाँ या ना? वहां पे तो आपको 5% जीएसटी फिक्स देना ही है। रेस्टोरेंट, किसी स्पेशलाइज रेस्टोरेंट में गए हो तो ज्यादा भी लगता है, 5 स्टार में गए हो तो गवर्नमेंट दबा के टैक्स लेती है 28%। बोले अमीर लोग हैं, 28% तो लेना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वहां पे ये देखा जाता है कि सामने वाले की कितनी इनकम है, कि गुड्स या सर्विसेज देने की जाती है। आप मान लो 4 व्हीलर लेने गए हो, कार, तो 4 व्हीलर पे कितना जीएसटी का रेट है पता है किसी? 28%। कितना? 28% दोस्तों जीएसटी का रेट है। गवर्नमेंट का मानना ये है कि जो 4 व्हीलर लेता है वो अमीर है, तो उनसे हमें क्या लेना चाहिए? ज्यादा टैक्स। तो 28%। अगर आपने महंगी गाड़ी ली है, लग्जरी कार, तो 43% है। कितना? 28 प्लस 15 और लगता है, तो 43% आपको देना पड़ेगा। सो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये नहीं देखा जाता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो टैक्स को बेयर कर पाएगा या नहीं। समझ में आ गया? तो इसको हम एक नाम दे सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना दोस्तों, उसका जो नेचर होता है ना, उसका जो नेचर होगा ना, वो कौन से नेचर का टैक्स है? ये 1 मार्क के एमसीक्यू में वो लोग पूछ सकते हैं। प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होगा? जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे टैक्स रेट क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इनकम टैक्स में जिन्होंने इनकम टैक्स की स्टडी की होगी, बीकॉम में भी किया होगा या नहीं भी किया होगा, तो ऐसा है कि जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा क्या होगा? टैक्स। मतलब प्रोग्रेसिव नेचर। ठीक है ना? अगर आप समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हो तो टैक्स भी क्या होगा? समृद्ध होगा ना, टैक्स रेट भी तो क्या होगा? बढ़ेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स का जो नेचर है ना, वो कौन से नेचर का है? वो कौन से नेचर का है? रिग्रेस। मतलब वो चेंज ही नहीं होता, उसका रेट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। सामने वाला कौन है उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं। आया समझ में? क्लियर हो गया ना? तो ये पहले नेचर समझ लेना कि नेचर क्या है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का ये नेचर है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इनकम पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होगा वो इनकम पे नहीं लगता है, वो किसी गुड्स या तो कमोडिटी पे लगेगा, या तो फिर अगर आपने क्या किया हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है तो लगेगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात करते हैं। अब ये जो टैक्स है, आपको क्या लगता है कि वो टैक्स जो होता है वो क्या होता है? क्या वो सोशल होता है या फिर स्टैट्यूटरी होता है? क्या लगता है?
सोशल मतलब ऐसे ही पे करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, ऐसे होगा, ऐसे टैक्स कलेक्ट हो पाएगा। स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर कलेक्ट कर पाएंगे। मेरा मन होगा तो मैं टैक्स दूंगा, नहीं होगा तो नहीं दूंगा। क्या इस तरह से टैक्स कलेक्ट हो पाएगा? नहीं। तो टैक्सेस जो होते हैं वो दोस्तों सोशल नेचर के नहीं होते। नो डाउट वो है तो सोशली वन काइंड ऑफ सोशल ड्यूटी ही है, बट वो कौन से नेचर के होते हैं? स्टैट्यूटरी। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूटरी? स्टैट्यूटरी का क्या मतलब होता है? कंपल्सरी, मैंडेटरी, ठीक है, सही आंसर है। पर अगर इसको मैं थोड़ा और फिल्टर करूं और इसके लिए एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी यूज करूं तो स्टैट्यूटरी मतलब इट इज अ कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या मिला हुआ है? स्टैट्यूटरी चार्ज मिला हुआ है। समझ में आ गया ना? तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किसी रेंज में आ गए तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। रेंज मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आपने गुड्स लिए तो आप रेंज में आ गए ना टैक्स की, तो आपको टैक्स क्या करना है? पे करना है। अगर आपने इनकम कमा ली, मान लो 5 करोड़ का लॉटरी लग गया आपको, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? इनकम टैक्स। केबीसी में जाके आप अमिताभ बच्चन जी से मिल के भी आए, 1 करोड़ जीत के भी आए, तो क्या करना पड़ेगा? वहां पे भी टैक्स देना पड़ेगा। 30% लगता है उधर। सर चेक तो 1 करोड़ का होता है, नीचे से ओरिजिनल वाला चेक जाता है ना, उसमें 30% काट के आता है। ऊपर बड़ा वाला चेक होता है ना, जो बच्चन साहब देंगे वो बड़ा वाला होता है, नीचे से वो जो प्रोड्यूसर होगा वो देगा। बोले चलो, बोले तुमने टीवी पे तो 1 करोड़ का दिखाया, ओरिजिनली कितने का आया? 70 लाख का। बोले ओरिजिनली 70 का ही आता है, 30% कहाँ गया? तो वो गया सरकार के पास। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूं? तो टैक्सेस कौन से नेचर के होते हैं? स्टैट्यूटरी। तो सर क्या फर्क पड़ता है स्टैट्यूटरी लिखने से? क्या होता है स्टैट्यूटरी का मतलब ये है कि इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द अथॉरिटी। कोई ऐसा हो सकता है, मान लो हम से फॉर द एग्जांपल कोई एक्स पर्सन है, वो ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास टैक्स का पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। मतलब ये क्या एक्सक्यूज हुआ? बोले टैक्स का पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं। मान लो कि 5 करोड़ का लॉटरी लगा, आपने सारा पैसा खर्च कर दिया, अभी टैक्स देने की बात आई तो आपने क्या बोला? पैसा नहीं है। क्या है? पैसा है ही नहीं मेरे पास। तो सरकार क्या बोलेगी? पैसा तो देना पड़ेगा, टैक्स तो देना पड़ेगा। अभी आप कोर्ट में चले गए, कोर्ट में जाके आपने क्या बोला सबको? जज साहब मेरे पास पैसा ही नहीं, मैं कैसे टैक्स पे करूं? तो जज साहब ऐसा बोलेंगे, चलो इस बार इसको छोड़ दो। ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि कोर्ट स्टैट्यूटरी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो अबव द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो उसको करना पड़ेगा। तो अगर मान लो किसी के पास टैक्स नहीं होता है तो हमें रिकवरी प्रोसीजर करनी होती है। रिकवरी प्रोसीजर मतलब 5 करोड़ खर्च कहाँ किए होंगे? कोई प्रॉपर्टी ली होगी, कोई गाड़ी ली होगी, तुम करो, सील करो, सब रिकवरी स्टार्ट करो। समझ में आ गया ना मैं क्या बोलता हूँ? तो जो भी टैक्स होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं? स्टैट्यूटरी। अगर आप रेंज में आ गए तो आपको टैक्स क्या करना है? पे करना पड़ेगा। ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता। आप ऐसा एक्सक्यूज दे रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है, ये एक्सक्यूज थोड़ी ना चलता है। ओके, तो सबसे ऊपर कौन होता है? सबसे ऊपर कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई होता नहीं है। ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर बोल दो, प्रेसिडेंट बोल दो, कोर्ट बोल दो, ये कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट क्या है? ऑर्गन है। जैसे बॉडी होता है तो उसमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है। वो मैं बताता हूँ, अगर टाइम परमिट करेगा तो आज ही डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है? वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट क्या कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्या है? पार्ट है। ठीक है ना? सो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है दोस्तों, जो आपको 1 मार्क के एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 265। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। नो टैक्स shall be levy or collected except authority of law। मतलब कोई भी ऐसा टैक्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ आप ना तो लेवी कर सकते हो, ना आप उसको क्या कर सकते हो? कलेक्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ये बाय कर देते हैं, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो मान लो कि कल उठ के मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ बोल देता है कि हम ये नया वाला टैक्स लगाने जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है?
कि उसके लिए आपको पार्लियामेंट में कुछ बोलना पड़ेगा, फिर बाद में चर्चा होगी, फिर प्रेसिडेंट का उसके ऊपर एसेंट आएगा, उसके बाद लॉ बनेगा ना। समझ में आ गया ना? कौन कौन ऑथोराइज करेगा कि टैक्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का एक तरीका होता है, वो तरीके के थ्रू जाना है आपको। डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते हो कि कल से हम ये टैक्स लगाने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा आर्टिकल है? 265। समझ में आ गया? तो आर्टिकल 265 में ये देखना है कि अगर आपसे कोई अथॉरिटी टैक्स मांग रही है तो पहले ये चेक कर लेना है कि क्या वो अथॉरिटी जो है वो ऑथोराइज है टू कलेक्ट द टैक्सेस। अगर है तो ही हम उसको बोल सकते हैं कि नहीं, ये अथॉरिटी ने सही मैनर में टैक्स आपसे क्या किया है, कलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी ये तो हमने बात किया आर्टिकल 265 का। अभी हम बात करते हैं, दो आर्टिकल है, ध्यान दीजिएगा, 246A एंड 246। ओके, तो अभी आर्टिकल 265 में तो लिख दिया उन्होंने, बोले हमारी परमिशन के बिना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की परमिशन के बिना आप टैक्सेस चार्ज नहीं कर सकते, ना चार्ज कर सकते हो ना कलेक्ट कर सकते हो। बट उन्होंने ये डिफाइन नहीं किया कि कौन सी गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करे। अभी आप सब लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर इलेक्शंस अलग अलग होते हैं, मतलब सेंट्रल के इलेक्शन अलग से होते हैं और स्टेट के इलेक्शन अलग से होते हैं। तो सबका अपना अपना रेवेन्यू होता है, स्टेट का भी अपनी अपनी स्कीम्स होती है, अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो उनको भी अपना रेवेन्यू देखना होता है और सेंट्रल को भी अपना रेवेन्यू देखना होता है। तो हम मैच कैसे करेंगे इसको? ये तो क्या होगा, अगर मान लो हमने कोई बाइफर्केशन नहीं दिया तो स्टेट गवर्नमेंट को हर बार किसके पास पैसा मांगने जाना पड़ेगा? सेंट्रल के पास। स्टेट को पैसा चाहिए, सेंट्रल के पास गया। मान लो कि अगर दोनों जगह पे सेम पॉलिटिकल पार्टी होगी तो कोई दिक्कत नहीं आती। बट मान लो कि जिस स्टेट में पार्टी है जो रूलिंग पार्टी है और सेंट्रल में दूसरी रूलिंग पार्टी, मतलब कांग्रेस ले लो, बीजेपी ले, तो क्या होगा? बीजेपी वाले ने या कांग्रेस वाले ने कुछ ऐसा ना ऐसा तो किया ही होगा एज पर द पॉलिटिकल गेन। टेक्निकली तो पैसा देना पड़ता है चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, बट वो लोग क्या स्टेटमेंट क्या मानेंगे? बोले हमें पैसा नहीं दिया। ठीक है ना? हमारे साथ क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। जो बीजेपी ओन स्टेट है वहां पे पैसा ज्यादा जाता है, नॉन बीजेपी के अंदर पैसा क्या आता है? कम आता है। ऐसे स्टेटमेंट आते रहते। टेक्निकली ऑडिटेड रिपोर्ट के अंदर सबको पैसा इक्वल ही मिलता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं होता है। बट कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा कि यार ये तो फ्यूचर में जाके इस तरह के बवाल खड़े हो सकते हैं, तो उन्होंने क्या बोला, एक काम करो, ये सब कुछ बंद, झगड़े बंद। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन करके दे दिया कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी और यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लेगी? स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ गया ना? आपको कुछ भी नहीं करना है, हम जो बताएंगे वैसे आपको एक्ट करना है। ठीक है, तो उन्होंने आर्टिकल 246 बनाया, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, फिर मैं जीएसटी पे आता हूँ। आर्टिकल 246 में उन्होंने एक शेड्यूल बताया जो आपको 1 मार्क के एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। शेड्यूल नंबर 7 बनाया। उसमें क्या लिख दिया? उसमें उन्होंने 3 अलग अलग लिस्ट बना दी। ठीक है, उसमें पहली लिस्ट उन्होंने कौन सी बनाई? यूनियन लिस्ट। दूसरा लिस्ट कौन सा बनाया उन्होंने? स्टेट लिस्ट। एंड थर्ड लिस्ट जो उन्होंने बताया वो कौन सा बनाया? कौन सा लिस्ट बना दिया? कॉनकरेंट लिस्ट। ठीक है ना? तो यूनियन, स्टेट एंड कौन सा? कॉनकरेंट। ये दोनों ही आपके सिलेबस में नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, सिलेबस में है। ये भी आपके सिलेबस में है बट एक रीजनेबल एक्सटेंट तक है। ठीक है, सो स्टेट लिस्ट में उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे जो लिस्ट हमने डिफाइन की है वहां पे कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लेगी? स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे जो लिस्ट में जो लिखा है वहां पे कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक दूसरे में टांग अड़ानी, जहाँ पे सेंट्रल लेवी होगा वहां पे सेंट्रल टैक्स लेगा, स्टेट वाला आके ऐसा नहीं बोलेगा लाओ पैसा दो। स्टेट का जहाँ पे एंट्री होगा वहां पे कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लेगी? स्टेट। सेंट्रल आके कुछ नहीं बोल सकता। आगे समझ? ये सब कुछ है ना, जब आप सीए में बन जाओगे ना तब काम में आएगा। ये सब कुछ बुक में नहीं है, मटेरियल में नहीं है, कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बट वो होता है ना सब्जेक्ट के प्रति जो आपको ऐसा है कि थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करना है, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। आपने सुना होगा हर साल फाइनेंस बिल आता है, मतलब बजट आता है, हर साल आता है। कभी देखा है उस बजट को? सुनने का ट्राई किया? 2 घंटे तक बोलते रहते, पता नहीं क्या बोलते हैं।
उनको खुद को नहीं पता होता क्या लिखा है, वो तो सेक्रेटरी ने लिख के दिया होता है ना, ठीक है ना। मतलब वो आपने देखा होगा, रेड कलर का बैग लेके आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, फिर खोलना है और जो वहां पे दिया हुआ है वो आपको पढ़ना स्टार्ट करता है, सामने हल्ला मल्ला हो रहा है, ठीक है, ओपोजिशन वाले, समझ कुछ आता नहीं है और शुरू हो गए, ठीक है ना। तो आपको उन पे ध्यान नहीं देना, आपको पढ़ना ही है। तो होता क्या है, क्या होता है, बजट ही होता है ना। तो बजट को इंटरप्रेट कौन करेगा, आपका क्लाइंट करेगा, क्या आप करोगे। क्लाइंट बोले मुझे ही करना होता तो तुझे क्यों रखा है। समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा ना, पहले तो पूरी स्पीच सुननी पड़ेगी उनकी कि उनकी स्पीच क्या है। उनकी एक एक स्पीच के ऊपर शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। बजट के दिन हैवी क्या होता है, मूवमेंट होती है। मान लो स्टील सेक्टर के लिए कुछ बोला उन्होंने, एकदम कुछ प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव स्कीम ला दी, तो एकदम से स्टील सेक्टर क्या हो जाएगा, वो फिर कुछ एक्सेप्शन डाल दिया तो फिर वापस नीचे आ जाएगा। समझ में, जैसे जैसे स्पीच चलती जाती है वैसे वैसे मूवमेंट क्या होती है, होती रहती है। मान लो कि टैक्सेशन में कुछ बढ़ा दिया, ऑटो सेक्टर में जीएसटी का रेट बढ़ा दिया, तो मारुति सुजुकी टाटा मोटर्स गिरने लगेंगे। क्यों, यार जीएसटी का रेट बढ़ाओगे तो डिमांड कम होगी ना, समझ रहे हो ना। तो ये इम्पैक्ट आपको समझ नहीं होगी, तो इम्पैक्ट आप कब समझ पाओगे, जब वहां पे वो फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं और आपको समझ में आता है कि क्या बोलते हैं। अभी उन्होंने बोला कि शेड्यूल 7 के अंदर लिस्ट नंबर 1 में है कुछ हमने चेंजेस किए, मतलब क्या बोला उन्होंने, आपको समझ ही नहीं आया, आपको पता ही नहीं है कि ये क्या है। और उन्होंने बोला शेड्यूल 7 में लिस्ट 1 में हमने क्या किया, कुछ चेंजेस किए, मतलब लिस्ट 1 मतलब क्या है, यूनियन लेवी है ना। अभी उसमें भी अलग अलग एंट्रीज दे रखी हो। यूनियन लिस्ट के अंदर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल कितने टाइप के टैक्सेस चार्ज करती है, 97 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। कितने, 97। एक से लेकर कितना है, 97 अलग अलग टाइप के टैक्सेस या फीस या हम ड्यूटी बोल सकते हैं, वो क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। समझ में आ गया। उसमें भी 97 नंबर का जो एंट्री है वो क्या नाम है पता है, रेसिडरी एंट्री। इसका मतलब क्या होता है पता है, पहले 96 में जो नहीं आया ना वो 97 में आया। मतलब क्या हो, रेसिडरी का क्या मतलब होता है, मतलब मान लो हमसे कोई चीज छूट गई है तो हमने डीम टू बी कवर्ड इन 97। समझ में आ गया ना। सो यूनियन लिस्ट की अगर हम बात करें तो यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 82 जो है वो है इनकम टैक्स का, याद रखना एंट्री, ठीक है ना। एंट्री नंबर 82 जो है वो किसका है, इनकम टैक्स है। एंट्री नंबर 84 है वो है कस्टम्स का, जीएसटी का कोई एंट्री नहीं है। कौन सा एंट्री याद रखना है, ग्रुप 1 में डीटी आएगा, तो उसमें कौन सा एंट्री है, ये ग्रुप 1 में भी यही स्टोरी वापस थोड़ी बहुत रिवाइज होगी, क्योंकि हर जगह टैक्स में ये होता ही है, ये पढ़ना ही पड़ता है, उसके बिना बेसिक स्टार्ट नहीं होता। तो एंट्री नंबर कौन सा बताया मैंने, 82, किसका है वो, इनकम टैक्स। एंट्री नंबर 84 वो किसका है, कस्टम्स का। 83 भी है, वो एक्साइज का है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो हम बात कर रहे थे एंट्री नंबर 82, ये आपको किसका मिलेगा, इनकम टैक्स। एंट्री नंबर 84 ये आपको किसका मिलेगा, कस्टम्स का। एक मार्क्स में आ सकता है, समझ में आ गया ना। तो अभी आपको मान लो फाइनेंस मिनिस्टर कुछ स्पीच बोल रहे हैं, उसमें उन्होंने एंट्री नंबर 82 का कुछ मेंशन किया है, वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट में चेंज हो रहा है, वो ऐसा बोलेंगे एंट्री नंबर 82 में हम चेंजेस कर रहे हैं इन पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1। तो आपको समझ ही नहीं आया इन्होंने क्या बोला, एंट्री नंबर 82 आपको पता नहीं है, तो क्या होगा, आपको बाद में यूट्यूब पे लेक्चर देखना पड़ेगा। जिसने ये पढ़ा होगा वो आके यूट्यूब पे लेक्चर रिकॉर्ड करेगा, आप अपलोड कर रहे हो, उसको भी आधा अधूरा नॉलेज, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम वाला। समझ में आ रहा है ना, वो व्हाट्सएप पे किसी ने कुछ टाइप करके भेज दिया, आधा अधूरा नॉलेज लिया, ठीक है, यहाँ वहां से कुछ एक दो आर्टिकल पढ़ ली और फिर क्या बना दिया, लेक्चर। ठीक है, टोन ऊपर नीचे करना है, व्यूअर्स तो ऐसे ही आ जाएंगे अपने। आ रहा है समझ में। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर अच्छा प्रोफेशनल बनना है तो उसके लिए ये सारी चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये कहीं बुक में नहीं दे रखा है, ये सिर्फ इनिशियल टोन सेटअप करने के लिए है। तो क्या याद रखोगे, 84 बोलते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि 84 मतलब कस्टम्स में चेंज हो रहा है। 82 बोला उन्होंने क्योंकि वो डायरेक्ट रेफरेंस लेते हैं, वो वहां पे ये नहीं बोल रहे कि बच्चे क्या सोचेंगे हमारे बारे में, वो तो सीधा क्या करेंगे, ये कोड है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड है एंट्री नंबर 82,
फिर वो बोलेंगे डायरेक्ट एंट्री नंबर 82 के अंदर ये चेंजेस हमने किए हैं, ठीक है, रीड एनेक्शन नंबर 4 या 5, 6, 7, 8। ये कॉन्स्टिट्यूशन जब फाइनेंस बिल आता है तो उसके क्या होते हैं, कुछ एनेक्शर्स भी होते हैं। तो मान लो एंट्री नंबर 82 में उन्होंने चेंज किए तो आपको एनेक्शन नंबर 4 पढ़ने को कहा है, तो आपको एनेक्शन नंबर जाके 4 पढ़ लेना है। 4 में जो जो चेंजेस होंगे वो सारे इनकम टैक्स के चेंजेस होंगे। उन्होंने बोला एंट्री नंबर 84 में चेंजेस है, रीड एनेक्शन नंबर 7, तो 7 खोलो और कस्टम्स के अमेंडमेंट आपको सारे मिल जाएंगे उसमें। कि फिर बाद में पूरा फाइनेंस एक्ट डाउनलोड करोगे, फिर बाद में चेक करोगे कहाँ पे है कस्टम्स, कहाँ पे है, निकालो निकालो, इनकम टैक्स कहाँ पे है निकालो, जीएसटी कहाँ पे है निकालो। फाइनेंस बजट जब आता है तो उसमें सिर्फ टैक्स की मैटर्स नहीं होती है, और भी मैटर्स होती है, डिफेंस की भी मैटर्स होती है, हेल्थ की भी मैटर्स होती है, एजुकेशन की भी मैटर्स होती है। तो आप उसको किस तरह से सेपरेट करो। नो डाउट टैक्स की मैटर्स उसमें क्या होती है, ज्यादा होती है, बट उसमें अदर मैटर्स भी तो होती है ना। तो हमें उसको फिल्टर लगाने के लिए ये सारे कोड हमें पता होने चाहिए। क्या याद रखोगे आप, एंट्री नंबर 84 फॉर योर कस्टम्स, लिस्ट नंबर, सॉरी शेड्यूल नंबर, लिस्ट नंबर कौन सा है, लिस्ट का नंबर नहीं लिखा मैंने, ये आपका 1 है, ये आपका क्या है 2, एंड ये आपका कौन सा है 3। ओके 1, 2, 3। तो लिस्ट नंबर कौन सा बताया मैंने 1, शेड्यूल कौन सा है 7, आर्टिकल कौन सा है 246। तो इवन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी जाना है और आपको कस्टम्स ढूंढना है तो इंडेक्स आपको वहां पे पेज नंबर में नहीं मिलता, डायरेक्ट आर्टिकल नंबर लिखा होता है। आर्टिकल नंबर के अंदर फिर बाद में आपको शेड्यूल दे रखा होगा। 246 में भी 14 शेड्यूल्स है, कितने 14। उसमें आपको कौन सा शेड्यूल खोलना है 7 नंबर का। 7 नंबर में जाओगे तो कितनी लिस्ट मिलेगी 3। लिस्ट नंबर 1 में जाना है और उसमें भी कौन सा एंट्री में जाना है 84 में जाना। आगे समझ में, ये एटलीस्ट आपको मेथड पता होनी चाहिए। ओके नाउ अभी ये जो दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझना, अभी अपने स्टार्ट करें। शेड्यूल 7 जो है उसके अंदर जो भी आपको एंट्रीज दे रखी है ना, वो कौन सी एंट्रीज है दोस्तों, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब स्टैंड अलोन एक ही है, मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी या फिर क्या लेगी स्टेट का। अभी थोड़ा ध्यान से सुनिए, मतलब कोई भी कंट्री होती है ना तो उनका एक टैक्स मॉडल होता है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो टैक्स मॉडल मतलब क्या होता है, टैक्स के मॉडल्स होते हैं अलग अलग, 3 टाइप के मॉडल होते हैं, वो ध्यान से सुनना। एक होता है कौन सा मॉडल होता है यूनियन मॉडल। दूसरा कौन सा होता है, ये मैंने कभी बताया ही नहीं है, पहली वाली बैच में भी नहीं बताया होगा। दूसरा कौन सा होगा यूनियन मॉडल, एंड थर्ड होगा कौन सा ड्यूल मॉडल। ये क्या होता है सर, यूनियन मतलब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लेगी सेंट्रल। बाद में चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो या किसी भी टाइप का टैक्स हो, कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स लेगी। एंड ड्यूल मतलब क्या होता है, बोथ, मतलब दोनों आपसी सहमति से दोनों सरकारें क्या लेगी टैक्स लेगी, मतलब सेंट्रल भी लेगी और स्टेट भी लेगी। इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग टैक्स के मॉडल्स हैं। जैसे इनकम टैक्स की मैं बात करूं तो इनकम टैक्स में कौन सा मॉडल उन्होंने लिया हुआ है यूनियन मॉडल। कस्टम्स की मैं बात करूं तो वो कौन सा मॉडल है यूनियन मॉडल, क्योंकि आपने देखा ना वो कहाँ पे दिया हुआ है आपको, इस एंट्री में दिया है ना यूनियन लिस्ट, तो वो कौन सा मॉडल हुआ, कौन सा मॉडल हुआ यूनियन मॉडल। बट मान लो ड्यूल मॉडल में जाना है तो इनकम टैक्स पॉसिबल नहीं। अगर ड्यूल मॉडल में जाएंगे तो होगा क्या, इनकम टैक्स आधा आधा शेयर करना पड़ेगा, मतलब सेंट्रल को भी कुछ पैसा मिलेगा और स्टेट को भी कुछ पैसा। एक्सक्लूसिवली स्टेट मॉडल में तो जा ही नहीं सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके स्टेट गवर्नमेंट ने बोला चलो इनकम टैक्स को भी स्टेट मॉडल में लाओ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोले माथा वाथा खराब हो गया क्या, समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता, स्टेट थोड़ी ना होता है। हु इज द बॉस, बॉस कौन है सेंट्रल, भूलो मत कौन बॉस है। थोड़ा सा स्पेस क्या दे दिया, तुम लोग इनकम टैक्स मांगने आ गए, वो तो हमारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, समझ में आ गया। तो ड्यूल मॉडल में तो जा नहीं सकते, स्टेट मॉडल में नहीं आ सकते, तो उन्होंने कौन सा मॉडल रखा हुआ है यूनियन। हावेवर आप जैसे यूएसए में जाओगे ना तो यूएसए में इनकम टैक्स का स्टेट मॉडल है, कौन सा है, मान लो कभी आप यूएसए का कोई क्लाइंट आ गया आपके पास और आपको कुछ बोल रहा है, कुछ कंसल्ट कर रहा है, तो वहां पे कौन सा टैक्स मॉडल है
स्टेट मॉडल है, मतलब यूएस में जो टैक्सेशन सिस्टम है वो उनका कैसे चलता है, स्टेट बेसिस पे, अलग अलग स्टेट अलग अलग टैक्सेस लेती है। इनडायरेक्ट टैक्स में उनका ड्यूल मॉडल है। तो हमारे यहाँ पे भी जो सिस्टम है वो कौन सा वाला है, जीएसटी में कौन सा मॉडल है, ड्यूल। एक मार्क के एमसीक्यू में आ सकता है कि जीएसटी डैश कौन सा मॉडल है, तो आपको क्या लिखना है, ड्यूल। ड्यूल का क्या मतलब होता है, दोनों सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आपसी सहमति से क्या लेगी, टैक्सेस चार्ज करेगी। सो अगर हम बात करें, फिर वापस से उस टॉपिक पे जाएंगे, अगर हम बात करें जीएसटी, जिसका पूरा नाम क्या है, गुड्स एंड क्या सर्विस टैक्स, जब आया था तब इसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी, ठीक है। अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझे दोस्तों, ठीक है, तो हिस्ट्री में ऐसा तो आएगा नहीं, हिस्ट्री एग्जाम में तो पूछेंगे नहीं, बट हम इसकी हिस्ट्री समझने का ट्राई करते हैं कि हिस्ट्री क्या था। पहली बार जीएसटी के बारे में चर्चा पार्लियामेंट में कब हुई थी, कब हुई थी, 2009 के अंदर पहली बार उन्होंने ड्राफ्ट बिल प्रपोज किया और 2009 में उसके बारे में चर्चा हुई, फिर चर्चा होती रही, ठीक है ना। फिर एक्ट तो बना नहीं, ठीक है, कुछ बात बनी नहीं, क्यों नहीं बनी होगी वो थोड़ी देर में बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं बात बनी होगी। फिर 2014 में वापस से बात हुई, ठीक है ना, तो भी बात नहीं बनी। फिर आखिरकार 2017 में जाके क्या हुआ, सब सेट हुआ और जीएसटी आ गया। अभी ऐसा नहीं था कि जीएसटी सिंगल हैंडेडली आने वाला था, उसके लिए आपको सारे स्टेट का भी क्या लेना होता है, कंसेंट लेना होता है। क्यों, क्योंकि जीएसटी कोई नया टैक्स नहीं था, जीएसटी एक चेंज था, एक ट्रांजिशन फेज है, मतलब उससे पहले भी इनडायरेक्ट टैक्स तो था, जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो ऐसा तो है नहीं कि 2017 से पहली बार इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में आया, कि चलो कुछ नया आया, लाइक टैक्स के अंदर लेके आते टैक्स पब्लिक से, ऐसा तो था नहीं, उससे पहले भी इनडायरेक्ट टैक्स था। तो जीएसटी से पहले क्या था, जीएसटी से पहले बिफोर क्या था, तो क्या था, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता हूँ फिर अपने स्टेट पे आते हैं। तो पहले सेंट्रल एक्साइज था, एक्साइज मतलब आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करोगे तो आपको एक्साइज ड्यूटी पे करना, इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ सेल, आपने मैन्युफैक्चर किया एक्साइज पे करो, आप सेल करते हो नहीं करते उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपको एक्साइज जब आप गुड्स को रिमूव करते थे तब पे करना पड़ता है। फिर दूसरा एक नाम था सर्विस टैक्स, तो सर्विस टैक्स कौन लेता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्साइज कौन लेता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या लेता था, वेट, समझ में आ गया ना, ये तीन आप नाम याद रखो। तभी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो एक्साइज लेती थी जब गुड्स आप मैन्युफैक्चर करते हो, अगर आप गुड्स को बेचते हो तो ऑब्वियस है बेचने के लिए मैन्युफैक्चर किया होगा, तो उस पर क्या लगेगा, वैट लगेगा। तो ये तो क्या हो जाता था, अभी मान लो कि मैं कोई मैन्युफैक्चरर हूँ, लाइक ऑटोमोबाइल का बिजनेस है हमारा, तो कोई भी कंपनी ले लो आप, एक्स कंपनी, तो उसको तो मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, साथ में सर्विसेज भी तो देनी पड़ेगी, तो उसको तो सेंट्रल एक्साइज का भी नंबर लेना है, दूसरा किसका लेना है, सर्विस टैक्स का भी लेना है, और क्या लेना पड़ेगा, वैट का भी नंबर। तीन अलग अलग नंबर होंगे, तीन अलग अलग रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है। तो उससे होगा क्या, कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, आपको एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा। और दूसरा क्या है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर थे वो इंडिया में आके बिजनेस करना पसंद नहीं करते थे बिकॉज ऑफ दिस टैक्सेशन सिस्टम, कि आपको एक ही बिजनेस करने के लिए तीन चार क्या लेने होते हैं, नंबर लेने होते हैं, ठीक है। तो ये बेटर होता कि एक ही नंबर अगर हमें लेना पड़ता तो फिर हम क्या करते, अच्छा रहता हमारे लिए। तो ये कंसर्न था ही, सबके दिमाग में था, तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करते हैं, इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, एक कॉमन टैक्स से रिप्लेस कर देते हैं, कॉल्ड व्हाट, जीएसटी, कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ रहे हो ना, इसको हम एक कॉमन टैक्स से रिमूव करते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो उसमें सबसे पहले कौन खड़ा होगा, स्टेट गवर्नमेंट। बोले ये मुमकिन नहीं है, क्यों, आप जीएसटी लाओगे तो वैट को उड़ाओगे, तो वैट को उड़ाओगे तो हमारे रेवेन्यू का क्या, हमारा तो दाना पानी बंद हो जाएगा। तो क्या करे, कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करें। 2009 में ये चर्चा हो रही थी, बाद में उन्होंने बोला, स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं हम नहीं होने देंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम आ गए जीएसटी के अंदर तो हमारा रेवेन्यू तो क्या होगा, आप ले लोगे सेंट्रल को, डर है हमें।
आप बाद में पैसा नहीं दोगे तो हमारी जनता भूखी मर जाएगी यहाँ पे। वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आते रहते हैं ना, टेक्निकली पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जैसी भी कोई चीज होती है या नहीं। आपको क्या लगता है मिनिस्टर तो चेंज होता रहता है बट सेक्रेटरी वही बैठा होता है, उसको सब पता होता है कि क्या करना है, किस तरह से करना है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? मिनिस्टर तो आता जाता रहता है। तो अभी उन्होंने क्या सोचा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ट्राई था कि स्टेट गवर्नमेंट को अभी हम कॉन्फिडेंस में लेते हैं। तो कॉन्फिडेंस में लेना बड़ी बात नहीं है, पैसा दो और कॉन्फिडेंस में अपने आप आ जाएगा। बोले देखो आप एक काम करो, 50% आप रखो, 50% हम रखते हैं, ठीक है, बात खत्म। तो अभी क्या होगा, जीएसटी का जो भी रेट होता है, मान लो जीएसटी का रेट 18% है, तो उसमें से 9% किसके पास जाएगा, सेंट्रल के पास, और बाकी का 9% किसके पास जाएगा, स्टेट के पास। तो ये क्या हो गया, ये आधा आधा लिया, मतलब ये कौन सा मॉडल था, ड्यूल मॉडल। पहले ये कौन सा मॉडल था, सिंगल मॉडल था ना, सिंगल मतलब सिंगल लेवी था, एक्सक्लूसिव मॉडल था इनडायरेक्ट टैक्स में। पर अभी कौन सा मॉडल लाना पड़ा, ड्यूल मॉडल। मतलब अभी हम 50-50% रेवेन्यू क्या करेंगे, शेयर करेंगे। 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा ही और 50% स्टेट गवर्नमेंट का होगा। अभी वो कौन सी गवर्नमेंट का होगा वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। जैसे गुजरात में सप्लाई हो रहा है गुड्स का, तो 50% गुजरात के पास जाएगा और 50% किसके पास जाएगा, सेंटर के पास। अभी वो भी डिपेंड करता है, वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी आर्टिकल 246 दोस्तों जो मैंने बताया, ये कौन सा मॉडल है, आर्टिकल 246 मैंने जो बताया वो कौन सा मॉडल है, एक्सक्लूसिव। मतलब ईदर इट कैन बी अ यूनियन मॉडल और स्टेट मॉडल। तो अगर हमें ड्यूल मॉडल में जाना है तो क्या 246 से बात बनेगी? 246 में अगर आपको कोई एंट्री ऐड करनी है तो इधर आप क्या ऐड कर सकते हो, या तो यूनियन या तो स्टेट। बट स्टेट तो ऐड नहीं करेंगे, स्टेट ऐड करेंगे तो सेंट्रल बुरा मान जाएंगे, बोले हमने एक्साइज सेक्रीफाइस किया, सर्विस टैक्स सेक्रीफाइस किया। अभी यूनियन में डाल नहीं सकते, स्टेट वाले बोलेंगे हम नहीं आएंगे आपके साथ। आ रहा है समझ में? तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, बोले आर्टिकल 246 को रहने दो। आपने क्या करते हैं, नया आर्टिकल इंसर्ट करते हैं कॉल्ड आर्टिकल 246 ए। समझ में आ गया ना? 1 मार्क के एमसीक्यू में आएगा। आ रहा है समझ में? किसी को पता नहीं होता है कि आर्टिकल 246 ए क्या है। इवन मैं लिख के देता हूं कि 50% सीए में जो क्लियर कर चुके हैं उनको भी नहीं पता होता कि आर्टिकल 246 ए क्या है। तो 246 ए क्या है, क्या याद रखोगे? आर्टिकल 246 किस पर्पस के लिए इंसर्ट किया गया दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के लिए ही इंसर्ट किया, क्योंकि हमारे पास 246 है, उसकी एक लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव एंट्री को ही ऐड कर सकते हैं, वो ड्यूल एंट्री को ऐड नहीं कर सकते। तो अभी कोई भी मान लो फ्यूचर में भी कोई ड्यूल टैक्स आएगा ना, तो वो सीधा कहाँ पे जाएगा, 246 ए में ही जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? ये टेक्निकल एस्पेक्ट है, समझ में आ गया ना? तो ये ध्यान रखना 246 ए एंड 246। तभी उन्होंने मान लो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला 246 देखो, तो आपको 246 देखना, मतलब जीएसटी की बात नहीं चल रही है, किसकी बात चल रही है, इधर इनकम टैक्स की या फिर कस्टम्स की या फिर किसी और चीज की बात चल रही होगी, बट जो आपके सिलेबस में नहीं है। देखना आप लोग, फरवरी में आएगा फाइनेंस बिल आएगा, सिर्फ 2 घंटे के लिए देखना, सिर्फ सुनना, नहीं समझ में आएगा आपको बट सिर्फ सुनना है। 2 चीजें मान लो 246 ए बोल भी दिया तो बाद में बंद कर देना, बोले ये बस हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है ना, कि ये हमने कहीं पढ़ा था। आ गया समझ में कि नहीं आ रहा है समझ? तो 246 एंड 246 ए याद रखें। क्लियर हो गया? बाकी जो वो जो बोलते हैं, ठीक है, आपको देखना ही चाहिए। वंस यू बिकम अ सीए में तो आपको देखना ही चाहिए। अगर आप प्रैक्टिसिंग हैं तो आपको देखना ही चाहिए। अगर आप प्रैक्टिसिंग नहीं भी हो, जॉब कर रहे हो, तो भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें होती है जो आपके नॉलेज के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट। आपके 50 क्लाइंट हैं, तो 50 में से 20-25 क्लाइंट बहुत बड़े वाले हैं, जिनका टर्नओवर 1000 करोड़, 500 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़ वाले। आपका फाइनेंस बिल आया तो आपको शाम को उनको ब्रीफ करना होता है कि ये चेंजेस हुए हैं, आप अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम में ये सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि उनका तो पेमेंट सारा सिस्टम के थ्रू होता है। ये मान लो उन्होंने जीएसटी का रेट बढ़ा दिया। कभी कभी क्या होता है, जब भी फाइनेंस बिल आता है, जीएसटी का रेट बढ़ता है या कम होता है या कोई भी चेंजेस होते हैं ना, तो वो मिडनाइट से एप्लीकेबल होता है। कब से होता है? मिडनाइट, मतलब रात को 12 बजे के बाद। तो आपको सबको क्या करना पड़ेगा, ब्रीफ करना पड़ेगा। नॉर्मली नहीं होता है ऐसा, बट कुछ केसेस में मिडनाइट से हो जाता है।
अदरवाइज जो डेट उन्होंने मेंशन की वहां से एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा होता है, डायरेक्ट टैक्स में तो नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होता है, पर इनडायरेक्ट टैक्स में तो कब एप्लीकेबल, मान लो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, उन्होंने कुछ रेट चेंज किए, तो वो काउंसिल मीटिंग में बोल दिया कि मिडनाइट से एप्लीकेबल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रीफ करना पड़ेगा। मान लो उन्होंने स्टील सेक्टर में कुछ जीएसटी के चेंजेस किए हैं, या फिर मान लो आपने थोड़े टाइम पहले ही सुना होगा कि उन्होंने एनर्जी सेक्टर में जीएसटी का रेट बढ़ा दिया। एनर्जी सेक्टर मतलब ये जो विंड मिल्स वगैरह होते हैं, सुना है ना, एनर्जी सेक्टर सुना होगा, तो उसमें जीएसटी का रेट बढ़ा दिया। एक तरफ उन लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एनर्जी को आप प्रमोट करो, मतलब आप अपने घर पे जो बिजली यूज करते हो वो आप वो जो ऊपर जो सोलर प्लेट्स होती है उसके थ्रू आप जाओ, तो वो भी एनर्जी हुआ ना काइंड ऑफ, तो उस पर जीएसटी का रेट उन्होंने बढ़ा दिया। तो ऐसे सही नहीं है, वो सही है या नहीं है वो बात की बात है, पर एज ए प्रोफेशनल मुझे पता तो होना चाहिए ना कि जीएसटी का रेट क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो आपके पास मान लो 3-4 क्लाइंट हैं आपके सोलर एनर्जी वाले, तो उनको आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना। नहीं बताओगे तो क्या होगा, नहीं बताओगे तो क्या होगा, वो दूसरा कोई प्रोफेशनल ढूंढेगा। आ रहा है समझ में, हाँ या ना। एंड इट इज नॉट अबाउट कि वो आपको बदल देगा इसलिए आपको नॉलेज होना चाहिए, पर आपको नॉलेज होना चाहिए। यू आर अ टैक्स लॉयर ऑफ कंपनी, तो उसका पता होना चाहिए। और आपने सुना होगा ना, ये मर्जर एक्विजिशंस होते हैं, अमाल्गमेशन, डी मर्जर होते हैं, तो उसमें एक लॉ फर्म होती है। लॉ फर्म में दो होती है, एक होता है जो ड्यू डिलिजेंस देखता है, मतलब एडवोकेट फर्म, और दूसरा होता है टैक्स लॉयर की फर्म। सबसे ज्यादा फीस कौन लेता है, टैक्स लॉयर लेता है, उसको पता होता है कि क्या करना है। आपको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड एडवोकेट, कोई बता सकता है, सिर्फ ऐसे बोल रहा हूँ मैं। कोर्ट में जा सकता है, केस लड़ सकता है, और लॉयर को सिर्फ लॉ की जानकारी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी को कुछ बताना है, ऑनलाइन वाले बच्चों, किसी को कुछ ऐड करना है इसमें, लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस होता है। नाउ लॉयर और एडवोकेट में डिफरेंस जो उन्होंने बताया वो बिल्कुल वही डिफरेंस है। एडवोकेट मतलब वो कोर्ट में अपीयर कर सकता है, मतलब अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। लॉयर मतलब क्या होता है, उसको लॉ का नॉलेज। तो सर एडवोकेट को लॉ का नॉलेज नहीं होता, उसको भी होता है, बट वो कोर्ट में जाके केस लड़ सकता है। अभी मान लो आपको इनकम टैक्स की या जीएसटी के मैटर आपको हैंडल करनी है, तो आप कोर्ट में जाके केस लड़ नहीं सकते हो। तो सर ये तो कैसे होगा, मुझे जीएसटी का इतना नॉलेज और कोर्ट में जाके नहीं लड़ सकता हूँ। तो आपको उसके लिए एडवोकेट रखना पड़ेगा और उसको गाइड करना पड़ेगा कि आप इस तरह से मैटर को क्या करो, प्रेजेंट करो। समझ में आ रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा ट्रिब्यूनल तक जा सकते हो। कहां तक जा सकते हो, ट्रिब्यूनल। कोर्ट में आप नहीं जा सकते, कोर्ट में काला कोर्ट होना चाहिए। समझ में आ गया, जो अपने पास नहीं होता। चलिए ठीक है ना, रजनीकांत तो है नहीं ना यार, ये कोर्ट में भी चले जाएंगे, डिपार्टमेंट में भी चले जाएंगे। ठीक है, जो जिसका काम होगा वो करेगा। याद रहेगा आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 ए एंड 246 का ये डिफरेंस था। तो कहीं मान लो किसी ने कुछ पूछ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 246 ए एंड 246, ठीक है, तो आपको ये बताना है 246 ए स्पेसिफिकली इंसर्टेड बिकॉज ऑफ द रीजन दैट कि 246 इज ए एक्सक्लूसिव एस्पेक्ट जिसमें हम ड्यूल एस्पेक्ट ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हमने 246 ए को इंसर्ट किया। आ गया समझ में, तो ये ध्यान रखना। तभी जाते हैं हम आगे की तरफ। जीएसटी के बारे में हम चर्चा नहीं करने वाले आज, हम सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, वो ही हम देने वाले हैं आज। ठीक है ना, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आपका एग्जाम है जून 2022 के अंदर, ठीक है। तो जून 2022 में हमें जो जीएसटी लॉ है वो कहां तक पढ़ना है, मतलब कहां तक का जीएसटी लॉ पढ़ना है। तो जो नोटिफिकेशन अप टू 31 अक्टूबर 2021 तक आई है, ठीक है, जून 2022 में जो आपका अटेम्प्ट है उसमें जो नोटिफिकेशन कब तक आई है, 31 अक्टूबर 2021 तक आई है, वही आपके एग्जाम में आएगा। बट मान लीजिए कि सिर्फ फॉर योर क्लैरिटी पर्पस, अगर आप दिसंबर 22 में एग्जाम दे रहे हो तो जो नोटिफिकेशन अप टू
अप टू 30th अप्रैल 22 मतलब सेम ईयर, वहां तक का आपको नोटिफिकेशन पड़ के जाता है। इनकम टैक्स में अलग गेम होता है, ये जीएसटी का गेम है, ठीक है। तो आपको 6 महीने पहले की, नियर टू 6 to 7 मंथ्स पहले की नोटिफिकेशन पड़ के जाएगी। समझ में आ गया? तो अभी 31 अक्टूबर तो जा चुका है, तो उसके अकॉर्डिंगली मटेरियल भी अमेंड हो चुका है, ठीक है। तो उस दिन तक के हमें सारे चेंजेस कवर करने होते हैं, ठीक है। सो ये वाला जो डेट है ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों जो नोटिफिकेशन होता है ना, जैसे कोई नोटिफिकेशन आए सीए में, जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो नोटिफिकेशन के अंदर एक डेट होता है, वो डेट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। मान लो नोटिफिकेशन का डेट है, वो डेट आपने अगर इस रेंज में आ रहा है तो वो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि ये चीज पहले पता होनी चाहिए कि क्या एप्लीकेबल है क्या नहीं एप्लीकेबल है। समझ में आ रहा है? आपकी एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ में तो सब कुछ नॉलेज होना जरूरी है। सो अभी हम बात करते हैं, ये जो मैंने लिखा जीएसटी लॉ। सो व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? लॉ का क्या मतलब होता है? लॉ मीन्स क्या पढ़ना है हमें? एक्ट पढ़ना है, जीएसटी एक्ट पढ़ना है, फिर उसके रिलेटेड हमें क्या पढ़ना है? रूल्स एंड क्या पढ़ने हैं? रेगुलेशन। फिर हमें रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट भी पढ़ना है। फाइनेंस एक्ट हमें कौन सा वाला पढ़ना है? 2000 कौन सा? 21। ओके। एंड कुछ जगह पे नोटिफिकेशंस भी पढ़ने हैं। सर्कुलर इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सर्कुलर तो आपके फाइनल लेवल पे पढ़ने पड़ेंगे। कोई बताएगा नोटिफिकेशन और सर्कुलर में डिफरेंस क्या होता है? नोटिफिकेशन वर्सेस सर्कुलर। नोटिफिकेशन मतलब क्या होता है? चेंजेस। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? सर्कुलर का क्या मतलब होता है? क्लैरिफिकेशन। तो मान लो सर्कुलर आया तो क्या अमेंडमेंट आया कि सिर्फ क्लैरिफिकेशन आया? क्लैरिफिकेशन। बट नोटिफिकेशन आया मतलब चेंजेस है कुछ। समझ में आ गया ना? तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। सर्कुलर जो होता है ना दोस्तों, वो सर्कुलर कौन इश्यू करता है? सर्कुलर गवर्नमेंट इश्यू नहीं करता, वो कौन इश्यू करता है? डिपार्टमेंट, ठीक है। हाउएवर जो नोटिफिकेशन होगा वो कौन लाएगा? वो कौन लाएगा? गवर्नमेंट। अभी के लिए आप इतना याद रखना, बाकी एज एंड व्हेन जब आएगा तब हम विस्तार में चर्चा करेंगे। तो क्या क्या पढ़ना है लॉ के अंदर? एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, फाइनेंस एक्ट। जो आपको कंसर्न पढ़ना है वो 2021 वाला। जिन्होंने दिसंबर 21 में एग्जाम दी होगी उनके लिए फाइनेंस एक्ट 2020 था, अभी चेंज हो गया है। कौन सा आएगा? 2021। और नोटिफिकेशंस आपको पढ़ने हैं, ओके। चाहे वो जीएसटी के हो या फिर कौन से हो, कस्टम्स के हो। आगे समझ में? सो ये ध्यान रखिए। अभी हम बात करते हैं, तो ये मैंने क्या बता दिया आपको, ये कुछ कंपोनेंट थे, वो कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए। तो ये कंपोनेंट एज एंड व्हेन जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम डिस्कस करेंगे। अभी कुछ प्रोसीजर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके एग्जाम के लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट रेलेवेंट एप्लीकेबल है? 2021। समझ में आ गया? तो फाइनेंस एक्ट का क्या मतलब होता है? तो फाइनेंस एक्ट मतलब जो पूरे शेड्यूल 7 मतलब आर्टिकल 246 एंड 246A के जो भी चेंजेस हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? फाइनेंस एक्ट 2021 में मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। तो फाइनेंस एक्ट जो होता है वो पहले कौन से रूप में आता है? उसका फर्स्ट फेज क्या होता है? बिल, ठीक है ना। तो वो लेके क्या आते हैं? बिल लेके आएंगे, फिर बिल से क्या कन्वर्ट होता है? एक्ट। कौन लेके आता है बिल? कौन लेके आता है? फाइनेंस मिनिस्टर लेके आएंगे। कब लेके आते हैं? ठीक है, ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, टैक्सेशन के अंदर डीटी पढ़ा होगा तब। तो ये कब आता है? एज ऑन विच डे? एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ फेब। तो अभी ये कब आया होगा? 1 फरवरी 2021 को आया होगा। वो पहले कौन से फॉर्म में होता है? बिल के फॉर्म में। जैसे ही ये फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो बिल को क्या करते हैं? पार्लियामेंट के सामने क्या करते हैं? प्रपोज करेंगे। दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, उसमें उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी, ठीक है। जिनको अपना अपना व्यू देना है वो दे सकते हैं। बाद में आखिरकार तो गवर्नमेंट को जो करना होता है वही करते हैं वो लोग, ठीक है। बट चर्चा होती है,
ठीक है। फिर जैसे ही ये लोकसभा राज्यसभा में इसके ऊपर मेजोरिटी मिलती है तब वो जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट का एक बार एसेंट मिल जाता है उसके बाद वो कौन से फॉर्म में अवेलेबल होता है, एक्ट के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो अभी बताओ क्या बिल लॉ का पार्ट होता है कि एक्ट लॉ का पार्ट होगा? बिल जो होता है वो लॉ का पार्ट नहीं होता, वो तो सिर्फ प्रपोजल था, ठीक है। जो लॉ का पार्ट होगा वो क्या होगा, एक्ट। तो अगर मान लो कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोविजन मुझे लेनी है उस पर्टिकुलर प्रपोजल में से, तो वो मैं तभी ले सकता हूं जब वो किस फॉर्म में अवेलेबल हो, एक्ट के फॉर्म में अवेलेबल हो। तो सर ये एक्ट बनते बनते, जैसे ये 1 फरवरी को उन्होंने प्रपोजल दिया, तो उसको एक्ट बनते बनते कितना टाइम हो जाता है, तो जुलाई आ जाता है। मतलब जुलाई 2021 तक उन्होंने ये एक्ट बनाया होगा। तो तब तक क्या करना है, तब तक कुछ नहीं करना है। तो उन्होंने बोला है कि नहीं, आप बिल आप ले लो, क्योंकि वो एज ए क्या बनने वाला है, एक्ट तो बनने ही वाला है। वो जो एक्ट बनना वो तो एक सिर्फ कंक्लूसिव पार्ट था। आज तक इंडिया में ऐसा हुआ नहीं है कि फाइनेंस बजट आया हो और वो एक्ट में कन्वर्ट ना हुआ हो। समझ में आ गया? बाकी सारे बिल होते हैं, जैसे कोई और बिल आ गया, जैसे वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया था, ये वाला बिल आया, तो वो बिल मे बी एक्ट के फॉर्म में अवेलेबल ना हो, बट फाइनेंस बजट तो क्या होगा, वो तो एक्ट के फॉर्म में अवेलेबल होगा, क्योंकि वो इकोनॉमी को रिलेट करता है ना, इसलिए। आ गया समझ में? तो ये ध्यान रख। लेकिन मान लो इसका एक एक्सेप्शन है जो शायद आपको पता होगा। क्या एक्सेप्शन है दोस्तों? अगर मान लो कि ऐसा कोई ईयर होता है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कोई ईयर होता है जिस ईयर में क्या है, जनरल इलेक्शन, मतलब लोकसभा इलेक्शन, तो उस ईयर का फाइनेंस बिल जो होगा वो फरवरी में नहीं आएगा। तो जनरल इलेक्शन वाला ईयर होगा, मतलब मान लो कौन सा ईयर होगा, 2019 में हुए थे, अभी 2024 में होंगे। तो 2024 में जब इलेक्शन होंगे तो उसका जो फाइनेंस बिल होगा, उसका जो फाइनेंस बिल होगा वो फरवरी में नहीं आएगा। तो उसका फाइनेंस बिल कब आएगा, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब एक बार सरकार बन जाएगी उसके बाद आएगा। मतलब नॉर्मली वो कब तक आता है, टाइमिंग में बता दूं तो कब आता है वो, जुलाई में। मतलब 2024 का फाइनेंस बिल कब आएगा, फरवरी 2024 में नहीं आएगा, कब आएगा, जुलाई 2024। जो लोग पॉलिटिकली थोड़े साउंड होंगे उनको पता चल गया होगा कैसा, क्यों ऐसा होगा। क्यों सर कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा बोला कि फाइनेंस बिल आप फरवरी में नहीं ला सकते, आपको कंपलसरी किस में लाना पड़ेगा, सरकार बन जाएगी उसके बाद। थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मान लो हमने फाइनेंस बिल को फरवरी में आने दिया, तो जो रूलिंग पार्टी होगी, मतलब जो गवर्नमेंट होगी, वो कुछ फाइनेंस बिल को इस तरह से पेश करेगी जैसे जनता सोचेगी कि कहाँ थे अभी तक। टैक्स को कम कर दिया, ऑटो में टैक्स रेट कम कर दिया, 4 व्हीलर पे 28 से 18 कर दिया, 2 व्हीलर पे 18 से 12 कर दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? 2 व्हीलर पे तो कितना टैक्स रेट है पता है आपको? आपने अगर नया 2 व्हीलर लिया हो तो पता होगा। 2 व्हीलर पे जीएसटी का रेट कितना है, 28%। कितना, 28 नहीं लगता ज्यादा है यार। उन्होंने प्रॉमिस ये किया था कि 28% इज अ लग्जरी रेट। कौन सा रेट है, लग्जरी। तो 2 व्हीलर लग्जरी आइटम है, वो तो नेसेसिटी है यार। तो आप 28 कैसे ले सकते? आप भैया 2 लाख से 3 लाख से ज्यादा का बाइक लेते हो, बात समझ में भी आती है। उनके पास पैसा होगा तो वो देंगे 28%। मान लो किसी ने BMW का बाइक ले लिया या फिर हायाबुसा ले लिया, जो भी ले लिया, जो भी उनके पास है, तो उनसे लो 28, उनसे दबा के लो 40% ले लो। बट मान लो किसी ने स्प्लेंडर ले लिया तो उसमें भी आप कितना लेते हो, तो ये सही नहीं है ना। तो अभी मान लो कि सरकार ने बोला फरवरी में बिल लाया और जीएसटी रेट क्या कर दिया, कम कर दो, तो ये तो क्या हो गया, यू आर यूजिंग द फाइनेंस बिल एज अ पॉलिटिकल टूल। इलेक्शन कमीशन पहुंच गया कॉन्स्टिट्यूशन के पास, प्रेसिडेंट के पास। इलेक्शन कमीशन बोले ये मस्ती नहीं चलेगी इधर, तुम लोग क्या करते हो, हमें बोलते हो कि ये तो आचार संहिता हो गया ना, हाँ है ना, तो ये तो फाइनेंस बिल नहीं आने देंगे, ये आप लाओगे तो नहीं चलेगा, नॉमिनेशन कैंसिल कर देंगे सारे मिनिस्टर्स का, ठीक है ना। तो सीधे से चलो, कायदे से रहना है। कब आना चाहिए फाइनेंस बिल, सरकार बन जाए उसके बाद लाना। और दूसरा क्या होता है, मान लो सरकार बन भी गई, दूसरी सत्ता पलट होगी मान लो, ठीक है। और मान लो दूसरा क्या एंगल उन्होंने सोचा होगा
कि मान लो फरवरी 2024 में अपने ने फाइनेंस बिल ला दिया, रूलिंग पार्टी ने ला दिया, मान लो बीजेपी ने ला दिया, ठीक है, बाद में सरकार बदल गई, महागठबंधन पार्टी आ गई। समझ में आ रहा है? पहले तो उनको खुद को अंदर इलेक्शन करवाना पड़ेगा कि अपना क्या होगा, ठीक है। तो मान लो कि अपने प्राइम मिनिस्टर अपने बन भी गए, ठीक है ना, सपोर्ट से बने, कभी भी सपोर्ट टूट सकता है, हो सकता है ना, हाँ है ना, वो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट जैसा काम है, जैसे वो कुछ हटेगा तो गया सरकार। एटलीस्ट मान लो कि अभी जो सरकार है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बट एटलीस्ट स्टेबल तो है, वो तो देखना होता है ना। स्टेबिलिटी नहीं होती तो इकोनॉमी इतना डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है, जिस पेस से होना चाहिए। सबका ओपिनियन अपना अलग अलग होता है, ठीक है ना, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अपने बात करते हैं, मान लो 2024 में सत्ता पलट हो गया, अभी होगा क्या? जो नए प्राइम मिनिस्टर बने वो क्या बोलेंगे? जैसे अभी वाले जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोलते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं किया, 70 साल में कुछ नहीं किया। वो स्टैंडर्ड डायलॉग होता है, कोई भी होता तो वही बोलता, और कुछ नहीं। अभी मान लो कि वो जो आएगा वो क्या बोलेगा, पिछले 10 सालों में कुछ हुआ ही नहीं। अभी मैं बताऊंगा कि क्या करना है, ये जो फाइनेंस बिल है ये किसी काम का नहीं, निकाल के फेंको बाहर इसको। कॉन्स्टिट्यूशन बोले यार तुम लोगों के पॉलिटिकल एजेंडा के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो, फाइनेंस बिल को बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। फाइनेंस बिल थोड़ी ना प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर ने बनाया था, फाइनेंस बिल के पीछे बहुत सारा मेहनत लगता है। मान लो 2021 का जो 22 का फाइनेंस बिल आने वाला है उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री से इनपुट लेते हैं, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी जो मेंबर्स होते हैं उनसे भी वो लोग क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं। पूरी टैक्स कमेटी होती है, लॉ कमेटी होती है, वो पूरी कमेटी का एक एफर्ट बन के फिर वो क्या होता है, बिल बनता है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो सारे जो इनपुट होंगे, आप ऐसा बोल रहे हो वो इनपुट गलत है, ऐसा थोड़ी होगा। समझ में आ गया? वो तो क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है, कभी भी नई गवर्नमेंट बनती है तो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सेंसेशन। सेंसेशन मतलब देखो अभी हम क्या करते हैं, वो एक दो दिन बाद में रहता है, फिर बाद में ठंडा हो जाता है सब कुछ। आ गया ना समझ? तो इस केस में आप इस तरह से थोड़ी ना चेंज करोगे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला नहीं, आपको क्या करना है वो आप नहीं बताओगे, हम बताएंगे कि फाइनेंस बिल कब आएगा, सरकार बन जाना तब लेके आना, ठीक है ना। तो सर तब तक क्या करने का, तब तक क्या करें? अभी तो क्या होगा, जो फाइनेंस एक्ट 2021 होगा, फाइनेंस एक्ट 2021 होगा, वो कब तक एप्लीकेबल होता है, कब तक एप्लीकेबल होता है? 31 मार्च 2022 तक होता है। अभी आपने बताया फाइनेंस बिल 2024 जो होगा वो कब आएगा, जुलाई 2024 में आएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अपने सिलेबस से बाहर जा रहे हैं। तो इससे पुराना वाला बिल कौन सा होगा, ओल्ड एक्ट कौन सा होगा, ओल्ड एक्ट कौन सा होगा? FA 23 होगा, अग्री करते हो सब? तो FA 23 तो कब तक एप्लीकेबल होगा दोस्तों, 31 मार्च 2024 तक होगा, आया ना। अभी वो जो नया वाला बिल आने वाला है वो कब आएगा, जुलाई में आएगा। तो वो मान लो कि 1 जुलाई से भी आ जाता है, तो वो एप्लीकेबल कब से होगा, 1 जुलाई 2024। वो तो जब पता चलेगा तब तो बता पाऊंगा ना कि क्या होगा। तो आपको ये लगता है कि ये 3 महीने हम क्या करेंगे? बोले सर इसको टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर कर दो। इसमें जो एक्टिविटी होगी ये टैक्स फ्री जोन। तो आपने एक काम करते, ये 3 महीने के लिए बिजनेस स्टार्ट करने का, बहुत ज्यादा प्रॉफिट करके फिर बंद कर देते। बोले टैक्स फ्री जोन में थे आप लोग। ऐसा नहीं होता दोस्तों, इसके लिए वो लोग कुछ करेंगे, उस कुछ करने को क्या बोलते हैं? कौन सा बिल लेके आएंगे, कौन सा बिल लेके आएंगे? इंटरिम बिल। इंटरिम बिल मतलब जब तक फाइनेंस बिल नहीं आ जाता तब तक का ये बिल है, आप देख लो, ठीक है। इंटरिम बिल कब आता है, वो कब आएगा, 1 फरवरी 2024 को, ठीक है। वो कब तक एप्लीकेबल होगा, जब तक नया फाइनेंस बिल नहीं आ जाता तब तक का ये बिल है, आप देख लो। तो आप जब 2024 में, तो आप सब लोगों का CA में कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, तब ध्यान रखना आप लोग कि गवर्नमेंट ने इंटरिम बिल लाया है। तो इंटरिम बिल मतलब क्या होगा, वो काइंड ऑफ फाइनेंस बिल ही होता है, बट वो पूरे साल के लिए नहीं होता है, वो 3 महीने या 4 महीने जब तक फाइनेंस बिल नया नहीं आ जाता तब तक का होता है। आगे समझ में? अगर मान लो वो लोग फिर फाइनेंस बिल लेके आएंगे ना, इंटरिम बिल लेके आए, फिर फाइनेंस बिल लेके आएंगे, फाइनेंस बिल कब लेके आएंगे,
जुलाई 2024 समझ में आया ना? जो ऑर्डर सेट कर रहा हूँ समझ रहे हो मैं क्या करके आ रहा हूँ? समझ में आ रहा है सबको? अभी जुलाई 2024 में वो फाइनेंस बिल लेके आएंगे, तभी वो जो फाइनेंस बिल में जो लिखेंगे, क्या वो इंटरिम बिल को ओवररूल कर सकते हैं? कर सकते हैं इंटरिम बिल को? जो नया वाला फाइनेंस बिल आएगा ना इंटरिम बिल के बाद, वो इन एडिशन टू इंटरिम बिल होगा, इन रिप्लेसमेंट नहीं होगा। इन एडिशन मतलब जो है वो तो है, इन दैट इन एडिशन टू हम ये पेश कर रहे हैं आपके सामने। इन रिप्लेसमेंट होगा तो इंटरिम बिल को चेंज कर देंगे। बोले हमने गलती से 12% बता दिया था जीएसटी का, हमें 18% चाहिए। अभी मैंने तो कस्टमर से कितना लिया होगा? 12%। उसको फोन करके बोला 6% भेज दो, बोले नहीं मिलेगा। तो अभी हम क्या करें? 6% की शॉर्ट लेवी की नोटिस मुझे आएगी? ऐसा थोड़ी होता है, इस तरह का मस्ती नहीं चलेगा। आपको जो भी बताना है वो क्लियर कट बताना। तो इंटरिम बिल जो होगा वो एक्सेप्टेबल है, उसको आप चेंज नहीं कर रहे हो। जो फाइनेंस बिल आएगा वो क्या होगा? इन रिप्लेसमेंट नहीं होगा, बट इन क्या होगा? इन एडिशन। ठीक है, बस आप लोग इतना याद रख लेना। ये 1 सवा 1 घंटा जो हमने डिस्कशन किया, इसमें से 1-2 मार्क के एमसीक्यू ये आपको आ सकते हैं कि कौन सा एंट्री नंबर है, सॉरी कौन सा आर्टिकल है जीएसटी का, 246 और कस्टम्स का एंट्री नंबर कौन सा है? एंट्री नंबर 84। ये ज्यादा से ज्यादा आपको 1 मार्क के एमसीक्यू में आ सकता है। बाकी का ये जो हमने डिस्कशन किया, ये सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक जो ट्यून अप करना था कि क्या होता है, बिल किसको बोलते हैं, समझ में? अभी ध्यान रखना, अभी जब भी फरवरी महीना आएगा तब 1 तारीख को क्या आता है? बिल आएगा। समझ में आ गया ना? और अगर आप मान लो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग नहीं, नो ट्रेडिंग, नो फ्यूचर ऑप्शन, समझ में आ गया ना? दिवालिया निकल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट वगैरह आप करते हो, और वो भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट्स, ओके? तो आपको उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि मान लो कि ऐसा नहीं है कि जो बजट आता है वो ऑलवेज फेवरेबल हो, कभी कभी स्ट्रेस भी होता है। समझ में आ गया? अगर मान लो इकोनॉमी स्ट्रेस में है तो मुझे ज्यादा रिलीज करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली मार्केट गिरेगा, लोगों की कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा टॉपिक से बाहर चला गया था। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोगों की कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बढ़ेगी ना, तो मार्जिन कम हो जाता है। तो अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टर हो तो आप यू विल लुक द अपॉर्चुनिटी के गिरा है तो थोड़ा बाय कर लेते हैं। समझ में आ गया ना? क्योंकि वापस ऊपर तो जाएगा ना, उठेगा और वापस ऊपर तो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिक आपको नॉलेज मैंने दे दिया, ठीक है? बाकी और भी बहुत डिटेल में चर्चा होती है, बट वो फाइनल लेवल पे, ठीक है? फाइनल लेवल पे ये जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए ना, फाइनल लेवल पे एक चीज ऐड हो जाती है, वो क्या हो जाती है? ये फाइनल लेवल पे क्या? कोर्ट के डिसीजंस, मतलब हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस हैं, स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आपको रेफर करने पड़ते हैं, ठीक है? बट कोर्ट के डिसीजन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? इसलिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। बाकी सब कुछ फाइनल में भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने ही होते हैं, फाइनेंस एक्ट वहां पे भी पढ़ना होगा, नोटिफिकेशंस वहां पे भी आपको पढ़ने ही होगी, ठीक है? सर्कुलर वहां पे पढ़ने पड़ते हैं, आपके सिलेबस में सर्कुलर नहीं होते, उनके सिलेबस में सर्कुलर होते हैं, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। जैसा हमारा जो स्टडी रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। सो 2 एक्ट है आपके सिलेबस में, ठीक है? पहला जो एक्ट है वो कौन सा एक्ट है? जीएसटी। दूसरा वाला जो एक्ट है वो किसका है? कस्टम्स का, ठीक है? सो जीएसटी किसके ऊपर लगता है? मैं बता रहा हूं क्या? पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, मतलब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मतलब कौन से पॉइंट पे टैक्स ट्रिगर होगा, ठीक है? तो जीएसटी, लोगों का ये मानना है कि जीएसटी गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। टेक्निकली वो गलत बात है। क्यों? जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज पे नहीं लगता, बट उसके सप्लाई पे लगता है। मतलब तो सर बात तो एक ही हुई ना, बेचूंगा क्या? गुड्स ही तो बेचूंगा, ऐसा जरूरी है ना? बेचने में तो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी भी बेच सकते हो। समझ में आ गया? तो जीएसटी मतलब ये 1 मार्क की एमसीक्यू में पूछा हुआ है फाइनल लेवल कि चलो बताओ जीएसटी की लेवी किसके ऊपर है, तो स्टूडेंट लिख के आ जाता है गुड्स और सर्विसेज की लेवी। नहीं, लेवी किसका है? लेवी गुड्स का नहीं है। मान लो ये गुड्स मेरे पास पड़ा हुआ है, फोन पड़ा हुआ है, मैं बेच ही नहीं रहा हूँ, तो जीएसटी थोड़ी ना लगेगा।
कब लगेगा? जब बेचूंगा तब लगेगा। मुझे नहीं बेचना, सरकार बोले क्यों नहीं बेचना, बोले मेरा गुड्स, मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या। बोले बिजनेस किसके लिए खोले, वो बात नहीं करनी, दिल पे बता है। मैं बेचूंगा तब ले लेना टैक्स, अभी नहीं लगेगा टैक्स। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जीएसटी किसके ऊपर लगता है दोस्तों? सप्लाई। बट सप्लाई किस चीज का होना चाहिए वो उन्होंने बताया है। सप्लाई किस चीज का होगा? गुड्स या सर्विसेज, या फिर दोनों साथ में भी हो सकते हैं ना साथ में। कभी कभी हम गुड्स बेचते हैं तो साथ में हमें सर्विसेज भी देनी पड़ती है साथ में सर्विसेज। हमने एएमसी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो सर्विसेज हो गया वन काइंड ऑफ। ठीक है, सो ये ध्यान रखिए। कस्टम्स की अगर हम बात करें, कस्टम्स, तो कस्टम्स किस पे लगता होगा? अभी देखो ये वर्ड को ही पकड़ लो आप। कस्टम्स मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। अग्री करते हैं या नहीं? रीति रिवाज। तो कस्टम्स टैक्स के अंदर सबसे पुराना लॉ है। क्योंकि क्या होता था एक जमाने में, जब वो राजा महाराजाओं का जमाना हुआ करता था, ठीक है, तो उस टाइम पे भी क्या होता था, कस्टम्स तो होता ही था। बट उस टाइम पे कस्टम कैसा था कि मान लो कि मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ, मतलब एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य में जा रहा हूँ, मतलब एक किंगडम से दूसरे किंगडम में जा रहा हूँ, क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए। तो वहां का राजा क्या करेगा? बोले आप हमारे स्टेट में आके क्या करना, बिजनेस। तो हम हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर जो हैं, ठीक है, उनका इंटरेस्ट बचाने के लिए आप जो सामान लेके आए हो उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? कर लगाएंगे। मतलब क्या लगाएंगे? ड्यूटी लगाएंगे, टू कॉम्पनसेट द नियर प्राइस। क्योंकि आपका प्राइस में भी कम होगा, हमारा प्राइस ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे लेबर ज्यादा है या फिर कुछ भी अदर रीजंस की वजह से कुछ ज्यादा प्राइस है। तो आप बाद में क्या होगा, आप बाद में वहां से लेके आओगे सामान, यहाँ पे सस्ते दाम में बेचोगे। तो ये तो हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उनका नुकसान हो जाएगा। यू आर ट्राइंग टू पेनिट्रेट द मार्केट, मतलब आप मार्केट को क्या करें? डिस्टर्ब करें। सो फॉर दैट, टू मिनिमाइज द गैप, वी आर चार्जिंग द ड्यूटी ऑन यू। पर वो इनफॉर्मल होता था। इनफॉर्मल मतलब राजा के मूड के ऊपर। राजा मान लो मूड अच्छा है, बोले चलो जाओ मजे करो। राजा का मूड खराब है तो क्या होगा? 3 टाइम्स टैक्स लगाओ। कितना? 300%। बोले मैं वापस चला जाता हूँ, ठीक है। तो वो सारे राजा के मूड के ऊपर डिपेंड करता था कि क्या होने वाला। तो राजा का मूड देख के अपने एंटर होंगे स्टेट के अंदर। ऐसा आप सिर्फ इमेजिन करो, समझ में आ रहा है? बट इस तरह से तो टैक्स नहीं चल सकता ना, आपको रेट डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो बाद में धीरे धीरे उन्होंने इनफॉर्मल को फॉर्मल लॉ में कन्वर्ट किया और फिर उसके लिए क्या बनाया? कस्टम एक्ट। तो आप जब गुड्स को इंपोर्ट करोगे तो गुड्स आएगा कहाँ से? आउटसाइड इंडिया से ही आएगा। मान लो चाइना से आ रहा है, आपको पता ही है चाइना का नाम खराब है इंडिया में। हाईवर जो मेजोरिटी चाइना की चीज आप लोग लेते हो वो चाइना से नहीं आती, वो आती इंडिया से ही है। मुंबई में एक उल्लासनगर करके एरिया, वहां से सब बन के आता है। चाइना से भी आती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ चाइना से नहीं आती है, ठीक है, बट वो लोग लिख लेते मेड इन चाइना। समझ में आ रहा है? तो वो चीज अपने आप सस्ती हो जाती है, जैसे चाइना का नाम पड़ता है सस्ती। समझ में आ गया? नाम में वो सस्तापन नजर आता है। वहां की चीज महंगी हो ही नहीं सकती, ऐसा हमारा मेंटल टेंडेंसी। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अभी मान लो चाइना वाले ने, मान लो गुड्स इंडिया में क्या किया? एक्सपोर्ट किया, मतलब इंडिया वाले ने इंपोर्ट किया होगा, तभी उसका प्राइस और इंडिया का डोमेस्टिक प्राइस क्या होगा? बहुत ह्यूज डिफरेंस हो सकता है। तो उस डिफरेंस को हम कैसे करें? उसको ओवरकम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या चार्ज करना पड़ेगा? कस्टम्स। समझ में आ गया ना? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, वो हमें कस्टम्स लगाना पड़ेगा। तो कस्टम कौन सा टैक्स है? ट्रेडिशनल टैक्स आप बोल सकते हो, जो हर कोई पहले से लगाता था। इट इज नॉट समथिंग न्यू। समझ में आ गया? और ये एक टेरिटरी टैक्स है। टेरिटरी टैक्स मतलब जैसे ही टेरिटरी चेंज होगा वैसे ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब टेरिटरी चेंज हुआ ना गुड्स का, किसी और कंट्री से किसी और कंट्री में जा रहा है, तो टेरिटोरियल टैक्स आपको क्या करना होता है? पे करना होता है, जिसका नाम क्या है? कस्टम्स। तो दोस्तों कस्टम्स किस पे लगेगा? किस पे लगेगा? इनपुट, या फिर आप क्या करते हो? एक्सपोर्ट। बट किस चीज का? गुड्स का। अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट करते हो तो उस पर कस्टम्स नहीं लगता, क्योंकि सर्विस तो कैसे इंपोर्ट होगी यार? हाँ, दिखेगा कोई फॉर्म दिख रहा है आपको कि वो शिप में सर्विसेज आ रही है? दिखेगा आपको? सर्विस तो इंटेंजिबल फॉर्म में होता है ना।
तो सर सर्विसेज इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगता, हाँ उस पर जीएसटी जरूर लगता है। समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये ध्यान रखना, अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया होगा तो आपको कस्टम्स पे करना पड़ेगा। हावेवर एक्सपोर्ट के अंदर गवर्नमेंट ने जो टैक्स रेट है वो क्या कर रखा है, कितना % टैक्स है? 0। बोले तुम दिल से एक्सपोर्ट करो, हम टैक्स को क्या कर देते हैं? 0। मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी ये है कि हम एक्सपोर्ट पे जो हमारा टैक्स का रेट है वो कितना % है? 0। अनलेस एंड अदरवाइज गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाइड गुड्स होंगे जहाँ पे इंडिया में शॉर्टेज है तो वो प्रोहिबिट भी कर देते हैं, कुछ कुछ जगह पे गुड्स प्रोहिबिट कर देते हैं, बोले तुम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इधर यहाँ पे कम पड़ रहा है तुम एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। बट मेजोरिटी केसेस में जो एक्सपोर्ट का जो रेट है वो 0% है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन हो रहा होगा क्यों सर, उसके पीछे की खास वजह क्या है? उसके पीछे की खास वजह ये है कि जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो उससे क्या आता है इंडिया में, क्या होता है? फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी आता है तो ये अच्छी बात है ना, फॉरेन करेंसी डेफिसिट है इंडिया के अंदर वो कम हो, हाँ वो टॉलरेबल लिमिट से कम है, ऐसा नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट एटलीस्ट फॉरेन करेंसी आएगी तो उससे बेटर होगा। तो हम एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहते हैं? प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि उससे आता क्या है, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे पेमेंट किस में करना है? पेमेंट भी फॉरेन करेंसी में करना पड़ेगा ना, सामने वाला पेमेंट फॉरेन करेंसी में देगा, और अपने मान लो कि बाद में रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा, तो हो सकता है कि हमारा जो डॉलर है, सॉरी रुपीज जो है वो इतना ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाए कि 100 रुपए के आसपास पहुंच जाए। तो वो भी हमें देखना होता है ना कि कितना, अब फाइनल में आओगे तब पढ़ोगे कि एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होते हैं, वो फॉरेन करेंसी डेफिसिट पे डिसाइड होता है कि क्या पड़ा है कितना पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो वो लोग एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। तो वो लोग कैसे प्रमोट कर सकते हैं? 0 टैक्स रेट कर दिया, तो गवर्नमेंट ने बोला कि तुम एक्सपोर्ट करो, हम आपके साथ हैं। कितना टैक्स रेट कर दिया? 0। आपने इसका नाम सुना होगा दोस्तों, ठीक है। फिर एक छोटा सा पॉइंट है, फिर हम सेशन को कंप्लीट करते हैं। WTO का नाम सुना है? जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वैसे एक WTO भी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसमें इंडिया एक एक्टिव मेंबर है। उसकी पॉलिसी ये है कि यू कैन नॉट ऑफर एक्सपोर्ट सब्सिडी। मतलब उसको हमने क्या किया है, क्या किया हुआ है? प्रोहिबिट किया है। यू कैन नॉट ऑफर एक्सपोर्ट सब्सिडी, मतलब लाइक यू आर अ मैन्युफैक्चरर एंड यू आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स, सो आई कैन नॉट डायरेक्टली ऑफर द सब्सिडी टू यू। 10 लाख का आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मैंने बोला 4 लाख मेरी तरफ से, 6 लाख रुपए आपका कॉस्ट हो गया, 4 लाख मैंने दे दिया, 2 लाख मार्जिन करके 8 लाख में एक्सपोर्ट करो। WTO ने क्या बोला? ऐसा नहीं करना। क्यों? क्या होगा इससे? होगा क्या? इससे क्या होगा? डैमेज नहीं होगा? आपको नहीं लगता डैमेज होगा? आपका एक्सपोर्ट प्राइस क्या होना चाहिए? जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उस गुड्स को बनाने के लिए जो रिसोर्सेज लगे उतना तो मिनिमम प्राइस होना चाहिए कि नहीं? नो डाउट आपने किसी का पॉकेट क्या कर दिया, रीएम्बर्स कर दिया, तो इससे ये तो नहीं होता ना कि रिसोर्सेज कम यूटिलाइज हुए, रिसोर्सेज तो उतने ही यूटिलाइज हुए ना, हाँ है ना। तो अभी आप 8 लाख में एक्सपोर्ट करोगे तो जो सामान 10 लाख का था वो आप 8 लाख में एक्सपोर्ट कर दो। समझ में आ गया? तो ये तो इकोनॉमिकली रिसोर्सेज का स्कैरसिटी क्रिएट होगा। दूसरा क्या होगा पता है? यू आर ट्राइंग टू पेनिट्रेट द मार्केट एज वेल। आप, कोई अमीर कंट्री होगी वो तो क्या करेगा, किसी कंट्री को खत्म करने के लिए ऐसा करेगा। बोले USA है तो मान लो उसके पास बहुत पैसा है, तो वो तो बोले दो एक्सपोर्ट पे सब्सिडी। एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या, हम तो एक्सपोर्ट अलाउंस भी देते हैं। 100 रुपए का एक्सपोर्ट करोगे तो 100 रुपए भी देंगे, 15 रुपए अलग से देंगे, भर भर के एक्सपोर्ट करो, खत्म करो चाइना को। WTO ऐसा नहीं करना है, ठीक है? क्यों? इससे जो वीक कंट्री होगी वो तो क्या करेगी, वो तो सब्सिडी दे ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पास पैसा होगा तो सब्सिडी देगी ना। इंटरनेशनली मार्केट में वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगी, ग्लोबलाइजेशन पूरा खत्म हो जाएगा। WTO ने बोला है अगर करना है तो कायदे से करना है, एक्सपोर्ट सब्सिडी नहीं देना है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव दे सकते। ज्यादा से ज्यादा आपके जो डोमेस्टिक टैक्स रेट्स है उसको आप क्या कर दो? 0 कर दो, बात खत्म। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? वही कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। बाद में आप एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दोगे तो फिर लोग क्या करेंगे? आपको, मुझे, मेरे मतलब आप और मैं दोनों मिलके क्या स्टार्ट करते हैं? एक्सपोर्ट, ठीक है ना? सुबह उठो एक्सपोर्ट, शाम को एक्सपोर्ट, नेक्स्ट दिन सुबह उठो एक्सपोर्ट,
किसका बिजनेस है? एक्सपोर्ट का, कुछ भी एक्सपोर्ट कर लेंगे। समझ में आ गया? अपने वहां पे एक ऑन पेपर शेल कंपनी बना रहे, शेल कंपनी मतलब बोगस कंपनी, ठीक है? वहां पे जाके उसी को एक्सपोर्ट करने का, वहीं से वापस इंपोर्ट करने का, वापस उसी को एक्सपोर्ट करने इतना हाई वैल्यूएशन कर दिया उसका, सरकार बोले ये समझ नहीं आ रहा ये लोग क्या करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये ध्यान रखिएगा। तो जीएसटी पे पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या है? किस पे लगता है? सप्लाई पे। कस्टम्स किस पे लगेगा? जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी आप करते हो उसके ऊपर लगता है, और किसी पे नहीं लगता। आगे समझ में? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जीएसटी के अंदर हमें कौन से लॉ पढ़ने हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि जीएसटी जो है वो कौन सी लेवी है? सिंगल लेवी है या ड्यूल लेवी है? ड्यूल। तो जीएसटी के अंदर उन्होंने अलग अलग एक्ट बनाए हुए। पहला जो है वो है सीजीएसटी एक्ट, दूसरा है एसजीएसटी एक्ट, ठीक है, एंड थर्ड जो है वो है आईजीएसटी एक्ट, एंड फोर्थ जो है वो है यूटीजीएसटी। एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी दोनों कॉमन आप ले सकते हो, ठीक है, ये कॉमन नहीं है, बट मैंने इसको बाइफरकेट किया। यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस मतलब स्टेट गवर्नमेंट। आपके सिलेबस में ये दोनों ही है, ये दोनों ही पढ़ने हैं आपको, ठीक है। कौन सा वाला? क्योंकि आपकी एग्जाम जो होती है वो नेशनल लेवल पे होती है, तो एज अ टेक्निकल पर्सन आपको ये थोड़ी ना पता होगा कि तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट का क्या टैक्सेशन लॉ है, वो नहीं पता। अनलेस एंड अदरवाइज यू आर अ प्रैक्टिशनर ऑफ मतलब इन दैट स्टेट, तो आपको वहाँ का स्टेट लॉ पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप गुजरात में जीएसटी की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यू शुड नो अबाउट द एसजीएसटी लॉ ऑफ गुजरात। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, एस और सी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ चीजों में फर्क पड़ता है, जैसे कमिश्नर फर्क पड़ता है, वही बाकी आप इजीली टैकल कर सकते हो। हमारे लॉ में मतलब हमारा जो सिलेबस है उसमें दो ही एक्ट पढ़ने, सीजीएसटी एंड क्या, आईजीएसटी, और एक छोटा सा एक्ट ऐसे सिलेबस में नहीं है, बट वो मैं बाद में बता दूंगा। दैट इज व्हाट जीएसटी कॉम्पनसेशन सेट्स। वो हम बाद में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये क्यों आया था, ठीक है ना, क्या हुआ ना, ये सब कुछ। अभी जैसे मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया कि लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले किसको कॉन्फिडेंस में लिया हो? स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लिया हो। स्टेट वालों को बोला कि आ जाओ जीएसटी के अंदर, स्टेट वाले बोले ऐसे नहीं आएंगे हम, ठीक है ना, आपको हमें लेने आना पड़ेगा, ठीक है, तो ही हम आएंगे। तो अभी मैं कुछ एक्सक्लूजन लिस्ट लिख रहा हूं। एक्सक्लूजन लिस्ट मतलब इन सब के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, मतलब इसके ऊपर अभी भी क्या है, वैट की लेवी है। वो मैं बता देता हूं कि क्या है। तो एक कौन सा है? पेट्रोल, ठीक है, फिर डीजल हो गया, फिर क्या हो गया, एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। समझ में आ रहा है? 5 चीजें, अभी के लिए इतना रखो। तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, इन सब पे अभी भी क्या लग रहा है? वैट ही लग रहा है। इसके ऊपर जीएसटी अभी तक आया नहीं। समझ में आ रहा है? ये स्टेट गवर्नमेंट ने जब जीएसटी में आया तब सब स्टेट गवर्नमेंट का एक कंसेंसस बना था। कंसेंसस मतलब ओवरऑल सहमति कि अगर आपको जीएसटी लाना है तो ये 5 चीजें हैं, इसको छोड़ दो, बाकी के ऊपर जीएसटी आएगा। क्योंकि ये 5 चीजें जो है उसको हम जीएसटी में नहीं लाएंगे। इसको छोड़कर बात करनी है तो बताओ, तो आपने मीटिंग करते हैं, बाकी घर जाओ। समझ में आ रहा है? क्यों सर, ऐसा क्यों कहा होगा? इवन जो स्टेट लेड बीजेपी गवर्नमेंट थी उन्होंने भी यही बोला, ठीक है कि अपने दोनों भाई भाई है, बट बात जब पैसों की आती है तब देखना पड़ेगा। तो क्या होगा बताओ? अभी जीएसटी, ये 5 चीजें जीएसटी में क्यों नहीं है? पेट्रोल डीजल है, एटीएफ है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, ठीक है, और भी 2-3 चीजें हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो अभी डिस्कस करूंगा तो फिर बाद में वो सेशन स्ट्रेच हो जाएगा। क्यों नहीं आए वो लोग? बिकॉज ऑफ द रीजन दैट कि ये जो 5 चीजें हैं इसमें गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा हैवी रेवेन्यू। आप यहाँ पे आने के लिए 2 व्हीलर यूज करते हो, पेट्रोल डलवाते हो ना,
कितना पेट्रोल यूज होता है, समझ में आ रहा है? बाद में कोई सोशल एक्टिविस्ट होगा बोले सर पॉल्यूशन कितना होता है, अरे पॉल्यूशन को छोड़ो, अभी बात टैक्स की चल रही है, होता है ना, यूज होता है कि नहीं होता है? आप 100 रुपए का भी पेट्रोल डलवाते हो या टैंक फुल करवाते हो तो सारा पैसा किसके पास जाता है? स्टेट के पास जाता है, सेंट्रल के पास भी जाता है, एक्साइज जाता है, उसका एक्साइज जाता है, स्टेट के पास वैट जाता है। स्टेट ने बोला कि ये 5 चीजें हैं, इसको छोड़ दो, एक्सेप्शन में डाल दो, उसके अलावा बाकी सब चीजों पे आप रेडी। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने रिपोर्ट देखा हुआ है, शायद किसी को पता भी होगा, गुजरात गवर्नमेंट का 57% रेवेन्यू किसमें से आता है? ये 5 चीजों में से आता है। किसकी बात कर रहा हूँ? गुजरात गवर्नमेंट। कोई बड़ा स्टेट होगा तो उसका मे बी आगे पीछे हो सकता है, मतलब मोर देन हाफ ऑफ द परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू कम फ्रॉम द दिस 5 गुड्स। तो कौन जाना चाहेगा बताओ? वो जो मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर, उसने बोला होगा सेक्रेटरी को चलो हिसाब निकालो कौन सी चीजों में सबसे ज्यादा आता है, बोले सर ये 5 चीजों में सबसे ज्यादा आता है। उसने बोल दिया, सब चीफ मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में ले लिया, बोले इसको रहने दो, बाकी की बात करो। ठीक है, तो पेट्रोल डीजल पे कभी भी जीएसटी मुझे ही लगता है कि टेक्निकली आएगा, क्योंकि क्या होगा पता है? अभी देखो, स्टेट गवर्नमेंट है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट एक है, स्टेट गवर्नमेंट कितनी? 29, और 2 यूटी ऐड कर दो आप, 2 यूटी मतलब पौंडीचेरी एंड दिल्ली, क्योंकि उनके पास खुद की असेंबली। वो बाद में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है। यूनियन टेरिटरी में असेंबली नहीं होती, असेंबली मतलब इलेक्शंस वहां नहीं होंगे, वहां पे जो गवर्नर होगा, एलजी जो होगा, उसका काम वहां चलता है वहां पे, जैसे दमन हो गया, दीव हो गया, ठीक है ना? फिर वो एक दो और भी है ना, वो दादरा नगर हवेली, वो हवेली कहाँ है पता नहीं कहाँ है, ठीक है ना? लेकिन कहीं ना कहीं तो है वो हवेली, तो वो है क्या, यूटी में आता है, ठीक है ना? तो उनका असेंबली नहीं होता, मतलब वहां पे इलेक्शन नहीं होते। बट ऐसे 2 यूटी हैं जिनके पास खुद का असेंबली है, पहला कौन है? दिल्ली, और दूसरा है कौन? पौंडीचेरी, मतलब पुडुचेरी, जो अभी नाम बदल दिया। तो उनके पास खुद का असेंबली है, मतलब दिल्ली में जो केजरीवाल जी की सरकार है वहां पे उनका असेंबली है। हाउएवर वो असेंबली के पास पूरा कंप्लीट पावर नहीं होता जैसा नॉर्मल असेंबली के पास होता है। जैसे दिल्ली का जो पुलिस है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता, वो सीधा होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इसलिए आप देखना केजरीवाल जी हमेशा दिल्ली पुलिस के खिलाफ बोलेंगे, देखना आप कभी वीडियो टाइम मिले तो देखना, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो जो पुलिस वाले वहां की लोकल पुलिस है, मान लो गुजरात पुलिस है तो वो रिपोर्ट किसको करेगी? या एमपी पुलिस है या राजस्थान पुलिस है तो वो रिपोर्ट किसको करेगी? जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है उसी को रिस्पेक्ट मतलब रिपोर्ट करेगी। बट दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? दिल्ली गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करती, वो किसको रिपोर्ट करती है? सीधा सेंट्रल। मतलब कभी भी अमित शाह को मान लो दिमाग घूम गया तो कुछ ना कुछ हो जाएगा आगे, मतलब ज्यादा नहीं होता, जैसे एजुकेशन उनके अंडर में आता है केजरीवाल जी के अंडर में, फिर डीएमसी वगैरह उनके अंडर में आता है, मतलब कुछ लिमिटेड एस्पेक्ट ही होता है। मतलब चीफ मिनिस्टर ऐसे कहने के लिए होता है बट उसके पावर्स क्या होते हैं? लिमिटेड होता है। तो अभी कुछ स्टेट गवर्नमेंट हो गया और कुछ क्या हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को एक ही टेबल पे आना है और इन सबको क्या बनाना पड़ेगा? कंसेंसस बनाना पड़ेगा। और ये बनेगा? आपको क्या लगता है? 29 चीफ मिनिस्टर, 2 और ऐड करो, आधे पावर वाले तो ज्यादा चिल्लाते हैं क्योंकि उनके पास आधा ही पावर होता है। बोले मेरे पास पूरा पावर होता तो भाई ये कर डालता, वो कर डालता। और एक कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होंगे फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये पोटेंशियल डिस्प्यूट्स होने वाले थे। जब लॉ बना तब उन्होंने सोचा कि देयर आर द पोटेंशियल डिस्प्यूट्स एंड उस डिस्प्यूट्स को हम रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो प्रेसिडेंट ने बोला कि आप क्या बना दो, क्या बना दो? जीएसटी काउंसिल बना दो। और जीएसटी काउंसिल के अंदर जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा? इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर होगा। और बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स हैं वो ऑल टाइम इन्वाइटी रहेंगे इन जीएसटी काउंसिल मीटिंग। अभी अगर मान लो ये सिर्फ लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मैं खत्म करता हूँ। अगर ये 3 चीजें या 5 चीजें, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ, अगर इन सब के ऊपर जीएसटी लाना है तो ये जो स्टेट के जो मेंबर्स हैं ना उनका 3/4 वोट फेवर में आना चाहिए। कितना? 3/4 मतलब 75% वोट फेवर में आना चाहिए। क्या लगता है आएगा? 3/4 आ सकता है?
जो एक बार वोट हुआ है, जो स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी की गवर्नमेंट होती है ना, वो लोग भी वोट नहीं डालते। बोले हटो, हम नहीं लेंगे, हम तो जीएसटी इस पे लगने नहीं देंगे। आपको समझ में, गुजरात भी वोट नहीं डालता है इसके फेवर में कि डीजल पे क्या लाओ, जीएसटी लाओ। आ रहा है समझ में? सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनका किस में से होता है? डीजल, पेट्रोल, एटीएफ। ऐसे तो लीकर बैन है गुजरात के अंदर, पर अगर लीकर होगा तो लीकर में सबसे ज्यादा रेवेन्यू होता है। लीकर, सिगरेट्स, इन सब चीजों में ज्यादा होता है। राजस्थान का सबसे ज्यादा रेवेन्यू लीकर में से आता है। मतलब समझ गए ना आप लोग? किस में से आता है? लीकर में से। एक्साइज का उनका क्या आता है? रेवेन्यू आता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले नोटिस भेजा था राजस्थान गवर्नमेंट, बोले क्या करे तुम लोग, प्रोडक्शन इंसेंटिव देना है क्या? लीकर का रेवेन्यू ज्यादा है, मतलब लीकर का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है नहीं यार। तो लीकर का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो यू शुड कंटेन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन, यू कैन नॉट एनकरेज द प्रोडक्शन। राजस्थान गवर्नमेंट इनडायरेक्टली लॉबिंग करके उसको बोले बनाओ पिलाओ सबको, ठीक है ना? तो ये तो फिर क्या हो जाएगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा ड्रंकर स्टेट, ठीक है ना? वैसा हो जाएगा ना। नोटिस दिया हुआ है कि आप ऐसे एनकरेज नहीं कर सकते, यू शुड कंटेन द प्रोडक्शन। आप उसके लिए कोई पॉलिसी बनाओ, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया ना मैं क्या हूँ? आप रेवेन्यू एस्पेक्ट पे थोड़ी ना देख सकते हो। जो आपने देखा होगा लीकर, टोबैको, उन सब का कभी प्रमोशन नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है। आपने देखा होगा मूवी, वो विमल का होता है बोलो जुबा केसरी देखा है ना आप लोग? लीकर का भी होता है, आपने देखा नहीं होगा। वो म्यूजिक सीरीज आती है, देखा है ना? समझ नहीं आता है क्या? क्लियर कट तो एडवर्टीजमेंट हो रहा है बट डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट नहीं होगा। बोले डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट कैसे करें? लीकर इज इंजीरियस टू हेल्थ, टोबैको इज आल्सो इंजीरियस टू हेल्थ। नो डाउट आप कर सकते हो अपने, मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। इकोनॉमिकली हम सोचेंगे तो अच्छा भी है, बट हेल्थ एंगल से सोचेंगे तो नहीं कर सकते हम प्रमोशन। बट सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसमें से आता है? गवर्नमेंट का। सेकेंड मोस्ट कैटेगरी में कौन आता है? लीकर एंड टोबैको आते हैं। 70-80% क्या होता है? टैक्स रेट होता है। 100 रुपए की बोतल पे 70-80% क्या होगा? टैक्स रेट होता है। तो कौन नहीं एनकरेज करेगा? गवर्नमेंट बोले उसका जो होना है वो है, अपना तो पैसा आ रहा है ना। आ गया समझ में? तो इसलिए उन्होंने लीकर को तो आने ही नहीं दिया। लीकर भी नहीं आया, अल्कोहलिक लीकर भी, वो 5 गुड्स में अल्कोहलिक लीकर भी। समझ में आ रहा है? मेडिकल ड्रग आता है जीएसटी में, अल्कोहलिक लीकर नहीं आता, ठीक है ना? मतलब कुछ लीकर मेडिकल लीकर भी होता है, ठीक है ना? फिर बाद में अल्कोहलिक लीकर होगा तो वो उसके ऊपर क्या लगेगा? उनका खुद का हो, वो लोग रेट बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो कि रेवेन्यू कम पड़ा, जैसे दिल्ली में कोविड के बाद ऐसा हुआ था, रेवेन्यू कम पड़ गया तो लीकर का रेट क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और बाद में ऐसा बोलते हैं हम होम डिलीवरी देंगे। बोले क्या बात है, होम डिलीवरी? समझ में आ रहा है ना? तो वो लोग रेट बढ़ा देते हैं। नॉर्मली रेट बढ़ाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका एक क्लियरली स्टेटेड स्टेटमेंट है कि रेट बढ़ाने से लोग कम कंज्यूम करते हैं। गवर्नमेंट को पता है कि जो पीने वाले हो तो पियेंगे, ऊपर से महंगा करोगे तो बोले अच्छी ब्रांड है समझ में? तो बोले जो महंगा हो तो वो महंगा ही करेंगे ना। तो उसमें उनको ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं। गवर्नमेंट बोले लगाओ 70 क्या 90% टैक्स लगाओ। हाईवर रूल ये भी है कि आप 100% से ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकते। मतलब जितना कॉस्ट है उससे ज्यादा थोड़ी ना टैक्स हो सकता है। समझ में आया? अदरवाइज गवर्नमेंट तो बोले यार जितना मैन्युफैक्चरर नहीं कर रहा है उससे ज्यादा तो हम लोग कमा रहे हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट है ऑनलाइन वाले बच्चों तो पूछ लो। आप लोग आर्टिकल के नंबर याद रख लेना, ठीक है? आर्टिकल जो मैंने आपको बताए, 2-3 और आर्टिकल इन फ्यूचर आएंगे। जैसे जीएसटी का काउंसिल का आर्टिकल है 279A। तो जीएसटी काउंसिल किस लिए बना था? क्या बताया मैंने? वो जो डिस्प्यूट्स होंगे, नहीं है डिस्प्यूट तो होंगे, बट वो डिस्प्यूट के ऊपर एक कंक्लूजन पे भी तो पहुंचना पड़ेगा ना। डिस्प्यूट हो गया, बोले कल से जीएसटी बंद, जो पुराना वाला सिस्टम है उसको वापस लेके आओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो हमें कंसेंसस पे पहुंचना पड़ेगा, एक सहमति लानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमने काउंसिल बनाया। जीएसटी काउंसिल 5 साल के लिए ही बनाया है। प्रेसिडेंट के अंडर में सीधा आता है, वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को होता है। 5 साल के लिए ही बना है। 5 साल के बाद जीएसटी काउंसिल का एग्जिस्टेंस अपने आप चला जाएगा, अनलेस एंड अदरवाइज वो लोग वापस से एक्सटेंड करते तो बात अलग है। बट जो हालात है उसको ध्यान में रखते हुए करना ही पड़ेगा।
आ गया समझ में? क्योंकि मान लो पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी लाना है तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होगा? काउंसिल का ही होगा। बट काउंसिल के अंदर मेंबर्स भी कौन है? स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। कौन होते हैं? स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर मतलब जो स्टेट मिनिस्टर है वो एटलीस्ट फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए उसको। समझ में आ गया ना? ऐसे नहीं कि किसी भी मिनिस्टर को या एमएलए को भेज दिया उधर। एटलीस्ट क्या होना चाहिए? स्टेट मिनिस्टर हैविंग अकाउंट्स एंड फाइनेंस नॉलेज। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी, अदरवाइज हम एंड करते सेशन। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। जो लोग ग्रुप में हैं उनको तो ग्रुप के थ्रू मिल जाएगा, बट लोग जो ग्रुप में नहीं है उनको पर्सनली व्हाट्सएप आएगा। और जो लोगों को नहीं आता है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर तो होगा ना मेरा सबके पास? नहीं है तो लिख लीजिएगा, ठीक है? 9904772800। ओके, इस पे आप मैसेज करोगे तो आपको फाइल मिल जाएगा, ठीक है? कोई डाउट नहीं है? सबको समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं।